नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ। चारों मेहमान स्टूडियो में आ चुके हैं। अनंत विजय जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत अनंत जी आपका। विजय त्रिवेदी जी आ गए हैं प्रोग्राम में, बहुत स्वागत विजय जी का। प्रोफेसर संगीत रागी जी आ चुके हैं छुट्टी बना के। प्रोफेसर साहब स्वागत आपका। समीर चौहान जी हमारे साथ हैं। छुट्टी मनाने नहीं गया था, एक काम के लिए। वायरल समीर चौंकर जी हमारे साथ हैं। समीर जी बहुत स्वागत आपका। क्यों वायरल ये भी आपको हम अभी बताते हैं, लेकिन एक बड़ी खबर के साथ अभी शुरुआत कर रहे हैं। इस वक्त खबर जो मिल रही है हमें कि नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुसीबतें और बढ़ गई हैं। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने, ईओडब्ल्यू ने, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज की है। इसमें दोनों पर आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। एफआईआर में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के अलावा 3 कंपनियों के नाम भी हैं। इस मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की पहले से जांच चल रही है और ईडी अभी तक राहुल और सोनिया गांधी से पूछताछ करने के अलावा सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है। लेकिन अब इस जांच में दिल्ली पुलिस की एंट्री भी हो गई है। क्यों, यही सवाल है, इसका जवाब आपको देंगे। दिल्ली पुलिस ने यह एफआईआर 3 अक्टूबर को ईडी की शिकायत पर दर्ज की थी। दिल्ली पुलिस की एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस से जुड़ी कंपनी एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड एजेएल को धोखाधड़ी से अपने कब्जे में लेने के लिए साजिश रची गई। तो फिर मैं एक बार आपको बता दूं, ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि इसमें दिल्ली पुलिस की फ्रेश एंट्री हुई है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने यह एफआईआर दर्ज की है और इसमें धारा 420 भी धोखाधड़ी, 120 भी क्रिमिनल साजिश, ये धाराएं लगाई गई हैं। और एफआईआर ये कह रही है कि 90 करोड़ रुपए का कर्ज सिर्फ 50 लाख रुपए में यंग इंडिया को ट्रांसफर कर दिया गया और ये सारी साजिश जो थी वो सोची समझी थी। 2000 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है नेशनल हेराल्ड की, उसको अपने कब्जे में किया गया। ये कहा गया कि ये कोई सामान्य बिजनेस डील नहीं थी, बल्कि एक मास्टर प्लान के तहत हजारों करोड़ की संपत्ति को बहुत कम कीमत पर यंग इंडिया को ट्रांसफर कर दिया गया। यंग इंडिया जिसका जो मालिकाना हक है वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास है। एफआईआर के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने एजेएल को पहले करीब 90 करोड़ रुपए का कर्ज दिया, लेकिन बाद में कर्ज वसूली का अधिकार सिर्फ 50 लाख रुपए में यंग इंडिया कंपनी को, यानी राहुल गांधी सोनिया गांधी की कंपनी को दे दिया गया। और इस डील के बाद यंग इंडिया के पास एजेएल की करोड़ों की संपत्ति के नियंत्रण का रास्ता खुल गया। इसमें कंपनी के डायरेक्टर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम शामिल है। एफआईआर में दावा किया गया है कि यंग इंडिया पर दोनों नेताओं का प्रभाव था और पूरी प्रक्रिया पहले से तय योजना की जैसी दिखाई देती है। और आपको मालूम है कि अभी कल ही ये खबर आई थी कि जो ईडी की चार्जशीट फाइल हुई है, चार्जशीट और सप्लीमेंट्री चार्जशीट, उस पर संज्ञान लें या न लें, इस पर कल दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत को फैसला करना था। वो फैसला फिलहाल टाल दिया गया है दिसंबर के लिए। तो कल ही ये हुआ और आज ये खबर आ रही है कि दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कई लोगों के खिलाफ इसी मामले में एक नई एफआईआर जो थी वो अक्टूबर में लिख ली थी। अब इसका मतलब समझना है, जब पहले से एक जांच ईडी की चल रही है तो फिर उनके ऊपर ये दिल्ली पुलिस की नई जांच उसी मामले में इस साल क्यों? 2024 की वो एफआईआर है ना सर ईडी की, तो जो चल रही है नेशनल हेराल्ड में। तो सर इस साल ये नई फ्रेश एफआईआर एक ही मामले में क्यों दिल्ली पुलिस की? सर दिल्ली पुलिस अपने तरीके से काम कर रही है। ईडी ने मोटे तौर पे जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है उस पर काम किया हुआ है। हालांकि इसको बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी या पॉलिटिकली वेंडिटा के तौर पे भी आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है कि कांग्रेस कोर्ट में जाए और कहे कि भाई सारे मामलों को एक साथ हियरिंग की जा सकती है, नहीं की जा सकती है। दिल्ली पुलिस ने कुछ अलग धाराएं, उन्होंने धोखाधड़ी का मामले को ज़्यादा बनाया और ईडी में उनका मामला है मनी लॉन्ड्रिंग का। हालांकि ईडी के पास मामले सीबीआई और उसके थ्रू आते हैं, डायरेक्ट ईडी नॉर्मली कोई केस उस तरह से नहीं लेता है। तो अब कोशिश कर रही है और फिर कल से संसद का सत्र शुरू हो रहा है। कल संसद का सत्र और आज सर्वदलीय बैठक है जिसमें हम लोग ये तय करेंगे, मतलब हमारे माननीय राजनेता, कि हम सब मिलकर सदन को अच्छे से चलाएंगे। देखिए इसमें 6 लोगों के जो नाम लिखे हैं वो हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी और एक अननोन इंडिविजुअल है जी हाँ। और 3 कंपनियों के नाम है एसोसिएटेड जनरल एजेएल, जिसके बारे में आप सब जानते हैं, जो पेरेंट कंपनी थी नेशनल हेराल्ड के पास जिसकी संपत्तियां थी, और यंग इंडिया जिसने उसको अक्वायर किया कर्ज देने के नाम पर, और एक तीसरी डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड। और इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू फ्रॉडुलेंटली टेक ओवर एजेएल द पेरेंट कंपनी, ये आरोप जो है वो लगाया गया है। और ये जो डोटेक्स मर्चेंडाइज, ये नया नाम हम सुन रहे हैं, ये कोलकाता बेस्ड एक शेल कंपनी बताई जा रही है जिसने यंग इंडिया को 1 करोड़ रुपए दिया
और इसी में से 50 लाख रुपया जो है वो दे दिया गया, जिसकी एवज में एजेएल कंपनी को अक्वायर कर लिया गया। और एजेएल का जो एसेट्स हैं वो 2000 करोड़ रुपए के बताए जाते हैं, जिसमें बड़ी बड़ी संपत्तियां अलग अलग शहरों के अंदर हैं। लखनऊ में भी है संपत्ति बताई जाती है उसकी, हरियाणा में भी बताई जाती है, दिल्ली में तो यहाँ एटीओ के पास हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति वो भी है, मुंबई में है। 3 अक्टूबर की ये एफआईआर है। यह जानकारी इसकी जो है अब सामने आई है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की। ये देखें, ये भी इंपॉर्टेंट है। The FIR dated 3rd October is based on a complaint from the Enforcement Directorate. सही बता रहे थे सर, ईडी जो काम करती है, पहले किसी की शिकायत हो तो उस पर ईडी टेक ओवर करती है। वो शायद मूल केस सीबीआई का था, उसने ईडी ने उससे टेक ओवर किया और ईडी से टेक ओवर केस कर रही है दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा। ईडी जो है वो तो केवल मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को देखती है, पैसा कहां है, पैसा कहां। ये जो है जो धोखाधड़ी का मामला है वो उसको देख रही होगी कि कैसे धोखाधड़ी हुई, कितना पैसे का नुकसान 420 और 120 भी का है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारे मामले चल रहे हैं। एक तो बार बार ये कांग्रेस की तरफ से कहा जाता रहा कि भाई इसमें पैसे का तो कोई लेन देन हुआ ही नहीं है, ये सब पेपर पर इस तरह का काम हुआ है, कोई पैसा किसी ने लिया नहीं लिया, खैर वो तो उनको जवाब देना है। लेकिन इतने लंबे समय से चल रहा है, हमारी जो जांच एजेंसी है वो किस रफ्तार से काम कर रही है उसका भी एक नतीजा। देखिए, कल ही तो जो है राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के ईडी की चार्जशीट के मामले में फैसला जो है वो 16 दिसंबर तक के लिए टाल दिया, कल ही हुआ। कुमार सोनू हमारे साथ जुड़ गए। कुमार, ये सवाल अब है हमारे बीच में, ये चर्चा हो रही है, ईडी का केस चल रहा था, अब उसमें दिल्ली पुलिस की एंट्री हुई है, तो क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, जाहिर सी बात है, मतलब यह है कि गांधी परिवार की जो मुश्किलें हैं वो और बढ़ेगी। हालांकि ईडी इस पूरे मामले में अपनी चार्जशीट जो है कोर्ट में दायर कर चुकी है, अभी तक कोर्ट ने संज्ञान इस मामले में नहीं लिया है। लेकिन 30 जून 2024 को ईडी की तरफ से एक रिपोर्ट जो है वो दिल्ली पुलिस को भेजी गई थी, ईओडब्ल्यू को, आर्थिक अपराध शाखा को, जिसमें कई गंभीर आरोप लगाए गए, जिसमें कहा गया कि कांग्रेस पार्टी यानी एआईसीसी की तरफ से 90 करोड़ रुपए का लोन पहले एजेएल को दिया गया और उसके बाद 50 लाख रुपए में, महज 50 लाख रुपए में यंग इंडिया को उस कर्जा वसूल करने का अधिकार दे दिया गया, जिसके चलते यंग इंडिया के पास एजेएल की तकरीबन 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति पर जो है हक हो गया। ये संपत्ति जो है दिल्ली, मुंबई, पटना, लखनऊ, इन तमाम इलाकों में है। और ईडी ने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा कि ये पूरा जो है प्री प्लान तरीके से किया गया, ऐसा दिख रहा है शुरुआती जांच में। तो जिसके बाद दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 420 और 120 बी यानी कि जो धोखाधड़ी और इसके साथ साथ जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का है उनकी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और अब ईडी जो ईओडब्ल्यूएस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जल्द ही जो है आरोपी पूरे इस एफआईआर में बनाए गए हैं, राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत 9 लोग जो बनाए गए हैं, उनसे पूछताछ भी की जा सकती है, उनके बयान भी दर्ज किए जा सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि ईडी ने एक तरफ जो है कोर्ट में अपनी पूरी चार्जशीट दायर की और उसके बाद जो ईओडब्ल्यू है उसने, आप कह रहे हैं अब इस मामले में दिल्ली पुलिस अब नए तरीके से पूछताछ, समन वगैरह गांधी परिवार से कर सकती है। देखिए, बिल्कुल इसमें पूछताछ भी होगी, उन्हें समन भी जाएगा, पूछताछ भी होगी और पूछताछ में शामिल होना भी होगा, क्योंकि जांच एजेंसी है, एफआईआर दर्ज की है, बाकायदा आरोपियों की लिस्ट में राहुल गांधी, सोनिया गांधी का नाम है, तो ऐसे में उनसे पूछताछ होना लाजमी है। कब होगा इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है सौरभ, लेकिन इतना जरूर है कि जिस मुकदमे में ईडी की तरफ से एफआईआर दर्ज कर चार्जशीट दायर की गई, उसके बाद जो है अब ईओडब्ल्यू ने उसी पूरे मामले में एक अलग से एफआईआर दर्ज की है। तो जाहिर सी बात है गांधी परिवार की जो कांग्रेस के शीर्ष नेता हैं उनकी मुश्किलें जो है। सोनू, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। जैसा सभी सोनू ने भी आपको बताया, धोखाधड़ी और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, एजेएल की, नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को हड़पने की सीधे राहुल गांधी और सोनिया गांधी और उनके सहयोगियों द्वारा, इस आरोप की जांच जो है अब दिल्ली पुलिस भी करेगी। सर, ये प्रक्रिया का हिस्सा लग रहा है या नए तरीके की घेराबंदी लग रही है? मुझे तो इस केस को डिले करने का एक प्रोसेस लग रहा है सर। अच्छा, केस को लटकाए रखो। रॉबर्ट वाड्रा के केस में अब तक कुछ हुआ क्या? ये जांच एजेंसियां करती क्या हैं सर? हर चीज में मैं ये देखता हूं कि अभी तक इनको पता नहीं चल पाया था कि ये फ्रॉड हुआ है। ईडी लग गई, सीबीआई लग गई, सबने जांच कर ली, अब ये लास्ट मोमेंट पे इसकी एंट्री हुई है। इसका कुछ राजनीतिक निहितार्थ मुझे समझ में आता है। इसका ये मतलब है कि गांधी परिवार पर तलवार लटकाए रखो, उनको दबाव में लिए रहो, क्योंकि ये अचानक से अब थोड़ी पता चल रहा है आपको कि 90 करोड़ रुपया इसने इसको दे दिया, इसने इसको दे दिया, इसने। मुश्किलें कुछ नहीं बढ़ेंगी। हो सकता है इसका राजनीतिक फायदा भी हो उनको। राहुल गांधी जो बिहार चुनाव के बाद डेसिमेट हो गए थे,
उनको ये लग सकता है कि भाई अब राहुल गांधी रिवाइव भी होंगे, पॉलिटिकल वेंडेटा का रोना रोएंगे सब कांग्रेस वाले कल परसों से कि भाई हमारा पॉलिटिकल वेंडेटा। तभी तो बुलाएगी पूछताछ, दिल्ली पुलिस पूछताछ के लिए बुलाएगी, पूछताछ के लिए अगर इनमें राजनीतिक कौशल इंदिरा गांधी वाला और बुद्धि होगी जिसका प्रदर्शन इन्होंने पहले किया था, तो पूछताछ के लिए कोई ये एक इवेंट के तौर पर लेंगे, इवेंट बनाएंगे, फिर वो थाने में अपने समर्थकों के साथ जाएंगे। लेकिन देश की जनता ये भी तो जानना चाहती है सौरभ जी कि आज इस केस में आखिर अगर कोई फ्रॉड हुआ है तो वो सामने इतना विलंब क्यों हो रहा है, इतना लंबा ये मामला चलता जा रहा है। मुझे मेरी समझ से बाहर है कि जब ईडी ने चार्जशीट दायर किया उसके 1 महीने पहले आपने एफआईआर दर्ज किया। अब ये कोर्ट में हो सकता है उनके वकील ये जाके कहें कि ईडी के चार्जशीट पर तब तक फैसला होल्ड कर लीजिए जब तक कि इसका कोई चार्जशीट ना आ जाए, फिर दोनों को मिला के ज्वाइंट डिस्कशन कर लीजिए या ज्वाइंट सुनवाई। नहीं, ये भी तो, इसको भी तो चैलेंज करेगी पहले कांग्रेस ना, इसको क्वैश कराने की कोशिश करेगी। इसको तो पहले तो एफआईआर क्वैश कराने की कोशिश होगी, जो एफआईआर हुआ है उसको भी क्वैश कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी कांग्रेस पार्टी। तो ये एक डिलेड होता जा रहा है मामला। मुझे लगता है कि इसमें अपराध ओपन एंड शट केस की तरह दिखता है कि भैया इससे इसने पैसा लिया, इससे इसने पैसा लिया और कंपनी को 50 लाख में ये कर दिया। इस केस में इतना विलंब ये हमारी न्यायिक व्यवस्था और इन्वेस्टिगेशन व्यवस्था दोनों पर सवाल खड़े करती है। मुझे तो मूलभूत प्रश्न इसमें यही उठाना है। वैसे आपने क्योंकि पॉलिटिकल बात की तो ये तो आम राय तमाम आप जैसे लोग कहते हैं कि ये तो किसी भी तरीके से सूट नहीं करता बीजेपी को कि जेल में डाला जाए या वो नौबत वहां तक पहुंचे गांधी परिवार के लिए। संसद सत्र कल से शुरू हो रहा है तो बेहतर चर्चा हो पाए इस वजह से ये कदम उठाया गया। संसद सत्र अगर होता सर तो अक्टूबर में एफआईआर हुई है ना। चलिए एक अभी एक खबर आई, बड़ी डेवलपमेंट है, इस पर आगे भी बात करेंगे, कोई और नई चीज पता लगेगी तो आगे बात करते हैं। मैं आज आपको कहानी कुर्सी की में बताने जा रहा था, वैसे शुरुआत में खबर ना आती तो बिहार चुनाव के साइड इफेक्ट, एनडीए की जीत और महागठबंधन की हार, अब कहां तक उसका असर दिखाई दे रहा है। देखिए जरा अखिलेश यादव की बात सुनिए। अखिलेश यादव ने बिहार से क्या सीखा और लग रहा है कि उन्होंने उसका सबक तो लिया है। अब उनको उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या करना क्या न करना ये साफ साफ नजर आ रहा है। कांग्रेस का बिहार में स्ट्राइक रेट सबने देख लिया, तो ये सवाल उठ रहा था कि क्या अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में अब कांग्रेस के साथ अपना गठबंधन जारी रखेंगे। साथ ही अखिलेश यादव को यह डर भी अब लगने लगा है, कल मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा जो लॉ एंड ऑर्डर वाली बात भारी पड़ गई बिहार के अंदर तेजस्वी यादव को, यही दाग तो उनके ऊपर भी लगाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में ये ना किसी तरीके से सर चढ़ के बोले। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि भाई उत्तर प्रदेश के कलाकारों ऐसे गाने ना बना देना जैसे बिहार वालों ने बना दिए थे तेजस्वी यादव जी के लिए। सही में उन्होंने यही कहा कि वो जो गाने उस वक्त चल रहे थे वैसे गाने ना बना देना। अखिलेश यादव दरअसल बिहार चुनाव के बीच आरजेडी के लिए बने गानों की बात कर रहे थे। आरजेडी के विवादित गानों पर जो लोगों ने बनाए और उस पर खूब कट्टा गोली सब कुछ था, उसमें खूब बीजेपी ने, खुद मोदी जी ने अपनों का गानों के बोल बोल के बताया था कि ये गाने बन रहे हैं अभी से, अभी तो चुनाव चल रहा है, आहट भी नहीं हो रही कि महागठबंधन आएगा। तो देख लीजिए राजद के समर्थक कैसे कैसे गाने बना रहे हैं, और करीब करीब अपनी हर रैली में उन्होंने आरजेडी के लिए बने इन गानों का जिक्र किया था। तो अखिलेश यादव की आप बात सुनिए, फिर मैं आपको वो जो बोल थे गानों के वो भी सुनाऊंगा। मैं अपने कलाकारों से कहूंगा कोई ऐसा बिहार वाला गाना मत बना देना, और हम अपने प्रेस के साथियों से कहेंगे कि कोई गाना कैसा बनाए हमारा मत बता देना। एआई जमाना है, तुरंत बन जाता है गाना। अखिलेश जी समझदार आदमी है। गाने क्या थे वो, भैया को आने दो सत्ता में, कट्टा सटा के उठा लेंगे घर से, छेद छेद हो जाए तुम्हारी बॉडी मेरे, मारब 6 गोली सिक्सर के छाती पे रे। ये गाने जो थे, और ये प्रधानमंत्री जी ऐसे ही बोल के बताते थे कि ये गाने बज रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं भाई ये गाने मेरे नाम पे मत बनाना कम से कम, और ये भी मेरे पार्टी वाले भी सावधान रहना कि कोई एआई से मेरे नाम पे ना चिपका दे। देखिए अखिलेश यादव को ये मालूम है कि 2017 का जो चुनाव था जो पिछला विधानसभा चुनाव था, उसमें भी लगता था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पिट जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी के अपने नेताओं का भी असेसमेंट था कि सरकार बहुत मुश्किल से बन पाएगा। लेकिन कहा जाता है तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने योगी जी को बुलाया दिल्ली में और ये पूछा कि भाई आप कितने सीटें ला रहे हैं, और उन्होंने कुछ संख्या बताई, और बाद में आप देखेंगे कि योगी जी ने कहा कि जो ये जीत आई है वो भगवान जी के भरोसे है, राम जी के भरोसे है। यानी जो उन्होंने दिल्ली में बताया था जिस संख्या के बारे में, उससे कम से कम 50 सीटें ज़्यादा आई। तो उन्होंने कहा ये जो 50 सीटें हैं वो भगवान के
की देन है और इसके कारण हम सरकार में हैं। महत्वपूर्ण बात क्या घटित हो गया था उसके बीच में, आपको पता होगा कि उसी एक इलेक्शन के लास्ट फेज से कुछ दिन पहले करीब करीब हर शहर में जहां पर मुस्लिम जनसंख्या बहुत थी, वो धमकी भरा और वो पुलिस को धमकाना, थाने को धमकाना, एक प्रकार का नैरेटिव खड़ा होकर के आ गया था और उसका भुगतान मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को करना पड़ा था पिछली चुनाव में। उसी का डर उनको अभी सता रहा है कि बिहार के अंदर ऐसा ही हो गया कि जो कट्टा, जंगल राज, ये जो नैरेटिव था, कहीं न कहीं वे लोग भी जो लगता था कि नहीं, नीतीश कुमार का एक विकल्प चाहिए हमको बिहार के अंदर, हमें कम से कम एक नई सरकार, एक नई सोच वाली सरकार चाहिए, लेकिन विकल्प के तौर पर उनको लगा कि ये तो वही सरकार है लालू राबड़ी की सरकार, उसका एक्सटेंशन फिर हम दोबारा यदि ले आते हैं तो बिहार के लिए ठीक नहीं होगा। मुझे लगता है अखिलेश को ये डर सता रहा है। और दूसरी बात, अभी हम लेकिन सही मुद्दे पे पहुंचे हैं, इसका मतलब ये भी नहीं, देखिए असेसमेंट करना और बात है, लेकिन जमीन पर आपको क्या लगता है कि तेजस्वी ने असेसमेंट नहीं किया था? तेजस्वी यदि असेसमेंट नहीं करता तो तेजस्वी लालू प्रसाद यादव को कहीं भी इलेक्शन कैंपेन में लाया क्या? नहीं लाया तेजस्वी ने। इसलिए नहीं लाया क्योंकि जैसे ही लालू को आप लाते हैं बिहार के अंदर, वो जंगल राज, वो अपहरण की संस्कृति, किसी डॉक्टर के बेटे को उठा लिया, किसी इंजीनियर के बेटे को उठा लिया और वो भी मुख्यमंत्री के आवाज से उसका निर्णय हो रहा है कि कब इसे छोड़ दो, कब इसे रिहा कर दो। तो ये बातें जानबूझ करके तेजस्वी ने ऐसा किया था। आप ड्रेस का चेंज ओवर आपने देखा होगा, वो इसलिए भी ये बदला कि भाई हम एक नए सोच वाला, नया थोड़ा प्रोग्रेसिव, नए तरीके वो का वो नहीं रह गया। उस राजनीति से बाहर निकल लेकिन इससे ये भी पता चलता है, जो अभी आज कहा अखिलेश यादव जी ने, बिहार की तरह गाने मत बना देना मेरे नाम पे, कि वो डिफेंसिव भी हैं और उनको मालूम है कि ये मुद्दा मेरे खिलाफ काम करता है। राउज एवेन्यू वाला पर हम एक छोटी सी टिप्पणी, मैं आ जाऊं सर, ये एक बार करते, उसका मौका मिल जाएगा हमें बाद में। योगी आदित्यनाथ की तो पिच ही ये है, भला उनकी सारी पर्सनालिटी या पॉलिटिकल कैपिटल, सबसे सबसे बड़ा योगदान क्या है हिंदुत्व के साथ? लॉ एंड ऑर्डर पर सख्ती, बुलडोजर बाबा। अभी गोरखपुर में एक कार्यक्रम थे, वहां उन्होंने यही बात दोहराई जो अखिलेश जी का डर है कि पहले होता क्या था यूपी में, माफिया की क्या स्थिति थी और आज हम कहां लेके आए हैं। उत्तर प्रदेश आज कानून व्यवस्था और सुरक्षा की दृष्टि से देश के अंदर एक मॉडल स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल हुआ। सुरक्षा का माहौल कैसे होना चाहिए, लोग उत्तर प्रदेश का आज उदाहरण देते हैं। अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कैसे होनी चाहिए, आज उदाहरण उत्तर प्रदेश का लोग देते हैं। जब डबल इंजन की सरकार आई तो आपने देखा होगा, जो एक कब्जा करने वाले थे, इनकी कमर को हमने सीधी करने का काम कर दिया है और इतनी कुटाई उनकी हुई है कि अब उसके ऊपर फैक्ट्री का निर्माण हम लोग कर रहे हैं। माफिया गायब हो गया, कर्फ्यू गायब, दंगे बंद, अराजकता बंद, उपद्रव का प्रदेश अब उत्तर प्रदेश उत्सव का प्रदेश बन गया है। अभी आपको समझ में आ गया कि बिहार उत्तर प्रदेश का चुनाव जा कहां रहा है। योगी जी की बात आपने सुन ली, माफिया बंद, दंगे बंद, अराजकता बंद। मैं फिर आपको सुनाना चाहता हूं अखिलेश यादव क्या बोल रहे थे। योगी की इन्हीं बातों का पॉलिटिकल फॉलआउट से डर रहे हैं चुनाव में अखिलेश यादव, इसलिए वो अपील की थी। एक बार फिर अखिलेश सुना दीजिए। मैं अपने कलाकारों से कहूंगा, कोई ऐसा बिहार वाला गाना मत बना देना। और हम अपने प्रेस के साथियों से कहेंगे कि कोई गाना कैसा बनाए हमारा मत बता देना। एआई जमाना है, तुरंत बन जाता है गाना। वो एडवर्टाइजमेंट के बोल हैं, ये डर अच्छा है। ये मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने आपराधिक छवि मेरी कोई ना बना दे या अपराधियों को संरक्षण वाली छवि, उससे अगर बचना चाहता है तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो नेता तो एक वक्त साथ लेके घूमते थे। अतीक अहमद के कुत्ते वाली फोटो किसको नहीं याद है? हाँ, देखिए योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को कहाँ लेकर जा रहे हैं और योगी आदित्यनाथ ने जो तय किया है उस पर लोग कैसे चल रहे हैं। कल ही अवधेश प्रसाद राम मंदिर होकर आए, इनके फैजाबाद के सांसद सपरिवार राम मंदिर गए थे। वही अवधेश प्रसाद जो ये कहते थे कि भाई हमारे गले में गलती से किसी ने राम का पट्टा डाल दिया था, डाल गए तो हमने पहन लिया। वो अवधेश प्रसाद कहते हैं कि मुझे बड़ा सुकून मिला, यहाँ अच्छा लगा, शांति मिली, आज दिव्य राम के मुझे दर्शन हुए।
जो फैजाबाद के सांसद को अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के हारने के बाद लोकसभा में साथ साथ लेकर घूमते, सब जगह घूमते रहे, भारतीय जनता पार्टी को एक चिढ़ाने के लिए वो लगातार संदेश देते रहे कि भाई आप फैजाबाद हार गए हो। उसके बाद तो मिल्कीपुर का परिणाम आ गया। मिल्कीपुर के परिणाम में अखिलेश यादव ने देख लिया कि उत्तर प्रदेश का क्या परिणाम आया है। और योगी आदित्यनाथ ने अब जिस तरीके से 2017 से लेकर अब 2027 में जब चुनाव होंगे, 10 साल में उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से तस्वीर बदल दी है, उत्तर प्रदेश का चेहरा बदल दिया है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, चाहे वो उद्योगों का हो, चाहे वो दूसरे डेवलपमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे वो धर्म की ध्वजा फहराना हो। उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ ने 10 साल में कर दिया है, अखिलेश यादव को लग रहा है कि, और बिहार का जो चुनाव परिणाम आया है, तो अखिलेश यादव को डर है कि जिस तरीके से वहां यादवों का जिस तरीके से जो वीडियो बने गाने के, और वो जो मोटरसाइकिल पर चढ़ने वाले एग्रेसिव उनके जो आए थे वीडियोस, अखिलेश को डर है कि बिहार का वो एपिसोड उत्तर प्रदेश में न हो जाए यादवों का। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में, बिहार में यादव वोट टूटा है, कहीं उत्तर प्रदेश में हमसे न टूट जाए। बचा खचा काम मदनी तो कर ही रहे हैं। अभी आते हैं मदनी जी पर, अगले सेगमेंट में आते हैं। लेकिन अखिलेश यादव, हम कल भी बात कर रहे थे, उनके राजनीतिक कदम ऐसा लग रहा है कि ज्यादा मैच्योर दिखाई दे रहे हैं। जैसे एसआईआर के विरोध की बात थी, विरोध एक तरफ, लेकिन आपने वो तस्वीरें भी देखी कि अखिलेश यादव खुद अपना एसआईआर का फॉर्म भर रहे हैं, वीडियो पर भर रहे हैं, सोशल मीडिया पर फिर उन्होंने इसकी वीडियो पोस्ट की, और अब उन्होंने एक नया पोस्ट डाला है जिसमें उन्होंने लिखा है पीडीए प्रहरी का संदेश, अपना अपना वोट बचाओ, खुद फॉर्म भरो, औरों का भरवाओ। और उसके बाद उन्होंने ये एक ई रिक्शा जो प्रचार करती फिर रही है उनके फोटो के साथ, एसआईआर पीडीए प्रहरी, उसमें मुनादी हो रही है, जिसने फॉर्म नहीं भरा फॉर्म भर लो जरूर, वोट कटने मत देना। सुनिए। एसआईआर फॉर्म को भरकर बीएलओ को अवश्य दें। ध्यान दें, एसआईआर फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के पूर्व अपना फॉर्म जरूर भर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद व आभार। किसी भी प्रकार की समस्या आने पर मुझे संपर्क करें, मैं आपकी सेवा में उपलब्ध हूँ। विजय जी, राम बकायदा अखिलेश अनाउंसमेंट करवा रहे हैं, यही नहीं कि अपना भर रहे हैं और एक बार अपील कर दी कि भरवाओ फॉर्म। कहा था कि जो समझदार पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बयान कुछ भी दें, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को इस बात पर जोर दे रही हैं कि वो इसको करवाएं, क्योंकि लड़ाई तो इसी से लड़नी है ना। आप समझें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, फिर वो ना भी भरवाएं और फिर चुनाव करवा दें आप, फिर उनके नाम कट जाएं, तो वो इसमें लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। और पूरे, मैंने कल भी इस बात का जिक्र किया था कि उन्होंने अपने संगठन के लोगों को ब्लॉक लेवल तक कहा कि इस पर नज़र रखनी है और अपने जो कार्यकर्ता है कोई ना छूट जाए, कोई वोटर ना छूट जाए। और मैं यहाँ पर एड ऑन करके कह रहा हूँ कि वेस्ट बंगाल में भी यही आदेश दिया गया है, बल्कि वहाँ मुश्किल ये हो रही है कि बीजेपी के पास बीएलए नहीं है, बीएलए नहीं है वहाँ पर जो ब्लॉक लेवल पर काम करवा सकें, उनको दिक्कत हो रही है। और बीजेपी के कुछ नेताओं ने केंद्र के नेताओं को ये शिकायत की कि भाई वहाँ पर ममता जी के जो बीएलए हैं वो वहाँ पर घुसने ही नहीं दे रहे उनको, तो हमारे लिए मुश्किल हो रही है। तो सब पार्टीज अपना काम कर रही है। ममता जी ने भी साफ कर दिया कि हर हालत में हर बीएलए को अपने इलाके के वोट डलवाने हैं और कोई भी वोट ना कटे, इस पर जोर दे रहे हैं। तो सभी पॉलिटिकल, और ये अच्छी बात है, मतलब यही होना ही चाहिए था। बिहार में भी यही तस्वीर दिखनी चाहिए थी, बजाय वोट चोरी शुरू से ये कह रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज को इसमें मदद करनी चाहिए, सहयोग देना चाहिए। लेकिन सर एक और बिहार का जो नतीजों का साइड इफेक्ट, वो अब बिहार में जो हुआ वो मैं दिखाता हूं। एक तो बिहार में जबरदस्त तरीके से बुलडोजर चल रहा है, आनंद जी को वो मिलती होंगी खबरें। पहला काम जो गृहमंत्री बने हैं बीजेपी के पहली बार वहां पर, सम्राट चौधरी, वो कर रहे हैं शहर शहर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। तो मैं भी सोच रहा था कि भाई पहला काम ये क्यों, तो कोई भी सरकार, और बीजेपी अगर इसको अंडरलाइन करना चाहती है कि भाई हमारी सरकार, अब गृहमंत्री हमारे पास है, तो वो क्या करे, विजिबल काम ऐसा करे जो लोगों को सबसे पहले दिखाई भी दे। भाई लिस्ट आपने बना ली माफिया की, 1200-1300 माफिया जितने भी हैं, माफिया तो जब पकड़ा जाएगा तभी पकड़ा जाएगा ना, लेकिन आते ही लोगों की नजर में आने का ये एक तरीका दिखाई दे रहा है कि हर जगह पहले सड़क खाली करो, जहां पर अतिक्रमण है अतिक्रमण हटाओ। मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, गया, हर जगह से हमें लगातार ऐसी तस्वीरें मिल रही हैं। कल बिहार के 5 जिलों में ऐसे ही बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। हाजीपुर, सीतामढ़ी, सब जगह पर फुटपाथ चौड़े करने के नाम पर, सड़क चौड़े करने के नाम पर सरकारी जमीन पर से जो है वो अतिक्रमण हटाया जा रहा है। और दूसरा फॉलआउट पॉलिटिकल फॉलआउट है। अब कांग्रेस और राजद खुलकर एक दूसरे को औकात बता रहे हैं। कल तो ये कहा गया कि यहाँ दिल्ली में जब मंथन बैठक हुई थी, उसमें ये कहा गया कि बिहार के कारणों में एक वोट चोरी है, चुनाव आयोग की मनमानी थी, और दूसरा हमारा गठबंधन में क्या प्रॉब्लम थी ये नहीं बताया था। लेकिन
वहां से आरजेडी का स्टेटमेंट आ गया, उनके जो स्टेट प्रेसिडेंट है उनका, कि भाई इतना शौक है आपको, लगता है हमने नुकसान कर दिया राजद ने कांग्रेस का, हाँ तो आप अकेले लड़ रहे हैं, औकात पता चल जाएगी। हाँ तो लड़ेंगे ना अकेले। अब बिहार में तो कल जो बैठक हुई INDIA गठबंधन के सदन में नेता चुनने की, उसमें तो कांग्रेस पार्टी का कोई था नहीं, कोई एक MLC पहुंच गए थे, लेकिन आधिकारिक रूप से कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने INDIA गठबंधन के बिहार विधानसभा के 1 दिसंबर से आरंभ होने वाले सत्र में नेता चुनने के लिए आहूत बैठक में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं था, जिसमें तेजस्वी यादव को नेता चुना गया। तो ये तो स्पष्ट हो गया वहां। और मैं पहले दिन से सौरभ जी आपके साथ इस कार्यक्रम में भी और कॉफी में भी कहता रहा हूं कि कांग्रेस का एक धड़ा इस पक्ष में है कि जब तक आप आरजेडी के पिछलग्गू बन के लड़ेंगे तब तक कांग्रेस रिवाइव नहीं हो पाएगी। उसी तरह अगर आप समाजवादी पार्टी की पूंछ पकड़कर बैतरनी पार करना चाहेंगे तो उत्तर प्रदेश की बैतरनी आपसे पार नहीं होगी। इस बार अखिलेश यादव भी इसी मूड में है और कांग्रेस भी इसी मूड में है। तो जहां लड़कों को साथ पसंद है वाला नारा किसी चुनाव में गूंजा था, इस बार मुझे लगता है कि निगोशिएशन में बहुत टफ होने वाला। और आप इमरान मसूद से लेके अजय राय तक के अगर बयान देखें तो उसी दिशा में बढ़ती हुई राजनीति हमें दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं अपना फॉर्म भी भरो, दूसरों का भी भरवाओ, SIR में कोई छूट ना जाए। बंगाल में भी यही बात हो रही है। कल हमने आपको डिटेल में खबर बताई थी कि अभिषेक बनर्जी ने तो TMC के सीनियर नेताओं को कहा है कि ग्राउंड पर जाकर रिपोर्ट करो, SIR का काम कितना हो रहा है, कितने फॉर्म तुमने भरवा दिए, और वॉर रूम से बताना मुझे पार्टी ऑफिस में बैठा कोई आदमी नहीं चाहिए, मतलब हर आदमी मुझे ग्राउंड पे चाहिए। ये TMC भी इस काम को उतनी शिद्दत से कर रही है, भले ही वो SIR के खिलाफ जो भी बोले। वैसे SIR के खिलाफ अब उनके भी टोन बदली है। कल मैं देख रहा था, उनके डेरेक ओब्रायन जो सांसद हैं, उन्होंने कहा कि हम SIR के खिलाफ नहीं है, ये चुनाव आयोग कराना चाहता है, बिल्कुल कराए, जिस तरीके से हो रहा है हम उसके खिलाफ हैं। मोटा मोटा वो ये चाहते हैं करा लेना, पहले हमारा चुनाव हो जाने दो, उसके बाद करा लेना, लेकिन हो तो रहा है उससे पहले ही। अब SIR को लेकर विपक्षी पार्टियों के पहले जो वोट चोरी का जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की और जो नहीं चल पाया बिहार में, उसके बाद अब आया SIR की प्रोसेस के दौरान BLO की मौत को मुद्दा बनाया गया। इस सब के बीच चुनाव आयोग ने एक फैसला किया है, वो ये है कि बूथ लेवल अफसरों की सैलरी अब 6,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दी गई है, सालाना है हालांकि। इसके अलावा वोटर रोल तैयार करने और उनमें बदलाव करने वाले BLO सुपरवाइजर की सैलरी भी 12,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दी गई। तो अब इनका एक सुपरवाइजर भी होगा। और बंगाल में SIR को जो लड़ाई है वो कैसे नेताओं के बीच में चल रही है, ये देखिए। बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक बहुत बड़ा दावा किया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि TMC फेक वोटर को वोटर लिस्ट में रखना चाहती है, क्योंकि इन्हीं की वजह से ही वो सत्ता में आती है। उन्होंने तो बाकायदा डेटा दिया कि TMC को 46%, 45% वोट पिछली बार मिला था। उन्होंने कहा SIR हो जाए तो ये वोट 30% रह जाएगा मात्र, मतलब 15-16% वोट कम हो जाएगा तृणमूल कांग्रेस का अगर फेक वोटर हटा दें। उन्होंने कहा 60-70 लाख बांग्लादेशी और रोहिंग्या के वोट लेकर ही TMC सत्ता में आ सकती है, वरना नहीं आ सकती। इसलिए यह वोट कटना सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर उन्होंने बात की, जो भी सर कह रहे थे, कि ग्राउंड पर कौन कितना मजबूत है। बंगाल में तो बीजेपी का उदय रिलेटिवली नया है अभी, और TMC बहुत पुरानी पार्टी है, और ग्राउंड पर बताया चर्चा भी होती है कि भाई उनका काडर बहुत मजबूत भी है और अग्रेसिव भी है। तो ये भी बता रहे हैं शुभेंदु अधिकारी कि इतने हजार पोलिंग बूथ तो ऐसे हैं जहां पर हमारा BLA मजबूत नहीं है, हमें इसकी भरपाई बाकी जगह से करनी पड़ेगी। सुने। ये घुसपैठिया डेथ वोटर, फेक वोटर को वोटर लिस्ट में रखना चाहता है, यही इनका वोट बैंक है। नहीं तो TMC का वोट शेयर जो 46% मिला था, 45.67, वो 30 में आ जाएगा। ये कम से कम 60-70 लाख डेथ वोटर, फेक वोटर और बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया रोहिंग्या का वोट ये लोग लिया है। आपको मालूम है बंगाल में 80,000 बूथ में 6,000 मुस्लिम बूथ है और भी 8,000 मिक्स्ड बूथ है, वहाँ मुस्लिम ज्यादा है। इसलिए 14,000 बूथ में बीजेपी का मुस्लिम वर्कर ज्यादा नहीं है। बाकी जो बूथ है उसमें इतना संतरास की वातावरण है, उसका बाद भी डराने का काम कर रहा है। 51,083 बीजेपी BLA2 आर वर्किंग इन एवरी बूथ। इट्स ए वेरी गुड सिग्नल। हम लोग का यही उम्मीद है 4 तरीके से नाम वोटर लिस्ट में नहीं रहेगा। एक डेड वोटर, एक डबल ट्रिपल एंट्री वोटर, तीसरा फेक वोटर, चौथा बांग्लादेशी मुस्लिम रोहिंग्या घुसपैठिया।
सर पहले तो जरा इन्होंने जो दावे किए उसकी बात कर लें आप समीर जी। इस दावे को उन्होंने कहा 60-70 लाख वोट जो है कम से कम वो अवैध घुसपैठियों का वोट है जो कटना चाहिए, और ममता बनर्जी का वोट 15% उसी से आ रहा है, उनका ये दावा है। फिर दूसरा दावा वो जो कर रहे हैं वो दावा नहीं है, बेसिकली वो एक एडमिशन है कि 14,000 बूथ पर जहां मुसलमान हैं, मिक्स्ड बूथ और जहां आबादी उनकी बहुमत से ज्यादा है, वहां पर हम मानते हैं कि हम ज्यादा पोलिंग नहीं करा सकते अपनी। निश्चित रूप से लगता है कि कई बातें उन्होंने ठीक भी बोली, लेकिन मुझे लगता है कि 15% घुसपैठियों का वोट नहीं होगा ममता बनर्जी का। ये मुझे लगता है ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर बताया गया है। ये बात मैं मानता हूँ कि 3 से 4% का वोट बैंक में फर्क पड़ेगा। अगर ये पूरा प्रोसेस होगी तो उसके बाद 3 से 4% जो फर्जी वोटर जो बना गए हैं 4%, उसका वोट पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश भी यही है कि अभी जो 8 से 10% का गैप है, भारतीय जनता पार्टी का 38 के करीब वोट बैंक है, ममता बनर्जी का 48 के करीब है, जो 10% का जो दोनों के बीच में गैप है, उसमें 4 से 5% जो वोट बैंक घुसपैठियों का है, जो फर्जी वोटर्स का है, जो नकली वोटर्स है, वो कम हो जाएंगे और 3 से 4% भारतीय जनता पार्टी अपना वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और जिस तरीके से कहा गया था कि भाई अगर आप पिछड़ा देखेंगे कि 66% वोटर्स बढ़ गए थे जो बांग्लादेश से लगी हुई सीमा है, वहां पर जो अप्रत्याशित बढ़ोतरी देखी गई थी तमाम बांग्लादेश से लगे हुए जो जिले वहां पर, तो ये कहा गया था कि जो बांग्लादेश से घुसपैठ कर आए थे उनके तत्काल वहां पर एक इंडस्ट्री खड़ी कर दी थी टीएमसी ने वहां पर 2011 के बाद से। आप आइए कलकत्ता के अंदर, आपका आधार कार्ड, राशन कार्ड, आपके तमाम पहचान पत्र बनाए जाएंगे, आपको वोटर कार्ड बना दिया जाएगा और आपको टीएमसी का परमानेंट वोटर मान लिया जाएगा। तो जो ये उद्योग ममता बनर्जी ने 2011 से लेकर बंगाल के अंदर खड़ा किया है, जिसके दम पर ममता बनर्जी लगातार चुनाव जीत रही है, मुझे लग रहा है कि जब एसआईआर होगा तो उसमें निश्चित रूप से 3 से 4% का फर्क पड़ना तय है। और अभी देखना है कि चुनाव आयोग करेगा और फिर चुनाव डाटा बताएगा कि इसमें से कितने वोटर है जो जिनकी डेथ हो गई, जिन्होंने फर्जी डबल था, कौन पलायन कर गया है। तो जब फाइनल डाटा जारी होगा, ऐसे 10 लाख वोट कटने का तो आंकड़ा अखबार में मैंने मेरे ख्याल से आज से 10 दिन पहले पढ़ा था, 22 तो लाख वो तो पता नहीं कितना हो गया होगा। 22 लाख पे चला गया सर, कल की तारीख में 22 लाख का अनुमान है कि 22 लाख वोटर्स उसके अंदर कटेंगे। हालांकि 8 फरवरी को फाइनल सूची आने वाली है, तो 8 फरवरी तक कितने इसके अंदर आते हैं, मुझे लग रहा है निश्चित रूप से जब एसआईआर होगा चुनाव आयोग का, तो ममता बनर्जी का जो 3 से 4% का वोट बैंक है वो निश्चित रूप से इसके अंदर कटेगा। और हो सकता है ज्यादा भी 3 से 4%, 3 से 4% निश्चित रूप से ये दावा कर रहे हैं 15% का। देखिए, मुझे तो शुभेंदु अधिकारी की बात में दम लगता है, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग मान करके चलते हैं, या जितने भी आंकड़े आ रहे हैं, कि 143 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पर मुस्लिम बड़े या तो डिसाइसिव हैं या डोमिनेंट फैक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। अब जो ये 6000 जो बूथ्स हैं वो किस जगह पर हैं? 6000 बूथ्स जो हैं जिसे कम्प्लीटली हम कहते हैं जहां 100% मुस्लिम है, वो 24 परगना के अंदर है, मालदा के अंदर कुछ होगा, वसीरहाट के अंदर होगा, ये ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी, और यह ये बांग्लादेश बॉर्डर से किनारे हुए जितनी डेमोग्राफी बदल गई है, वो करीब करीब वहाँ से औने पौने दाम पर सारे हिंदू यहाँ से ज़मीन बेच बाच करके भाग गए हैं। तो उन सारे बूथों पर इनके पास काडर कोई काम करने के लिए बचा नहीं है। कोई भी मुसलमान वहाँ पर तो पुलिस जाने से डरती है, तो इनका ये लोग कहाँ से चला जाएगा, ये इस बात पर अब निर्भर करता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो ये जजमेंट आया था कि आप आधार कार्ड को भी सम्मिलित कीजिए, और 3 दिन पहले जो है वो सुप्रीम कोर्ट में बहुत शानदार सवाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कपिल सिब्बल से कहा। कपिल सिब्बल से चीफ जस्टिस ने पूछा कि आधार कार्ड तो सिटीजनशिप का प्रमाण पत्र नहीं है, कोई आधार कार्ड यदि ले लेता है यानी उसे बन गया है, तो क्या उसे वोट देने का अधिकार दे देना चाहिए? यदि वो घुसपैठिया है, घुसपैठिए को राशन के लिए, बाकी सुविधाओं के लिए उसको आधार कार्ड मिल गया, वो यूज कर रहा है, लेकिन क्या एक विदेशी नागरिक जिसने आधार कार्ड हासिल कर लिया है, क्या उसे भी वोट देने का अधिकार दिया जाना चाहिए? कपिल सिब्बल के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि हम प्रक्रिया के बारे में हम प्रश्न कर रहे हैं, हम इसके बारे में नहीं कह रहे हैं। तो ये आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि यदि चुनाव आयोग आधार कार्ड का भी एग्जामिनेशन करती है, और जो इसका प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी सुनवाई में कहा कि ये कोई पोस्ट ऑफिस थोड़े है। कपिल सिब्बल से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई चुनाव आयोग कोई पोस्ट ऑफिस थोड़े है कि आप उसे फॉर्म भर के दे दीजिए और उसको लटका ले, उसको एग्जामिन नहीं करेगा।
एक चीज उसका है, उसका एक क्लॉज है, और आप उस SIR का यदि आप फॉर्म देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, मैं ये प्रमाणित करता हूं कि मैं भारत का नागरिक हूं। अच्छा, बस एक बात बता तो दीजिए ऐसी स्थिति में बस 10 सेकंड, ऐसी स्थिति में यदि चुनाव आयोग उन डॉक्यूमेंट्स का एग्जामिन करता है और एग्जामिन करने के बाद उसे कहीं शक होता है, तो हो सकता है कि वो ड्राफ्ट जो ला रहा है 8 फरवरी नहीं, उसमें वो क्वेश्चन मार्क के साथ ये बात ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि आधार दे दिया तो मानना ही पड़ेगा, वो आधार को एग्जामिन करेगा, उसकी वैधता जांचेगा। मैं ये पूछ रहा हूं, डेड वोटर, डुप्लीकेट वोटर, शिफ्ट हो गया जो वोटर जो बिहार में ज्यादा पकड़ा गया, वो तो आप पकड़ लोगे क्योंकि आप हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन करते हो, लेकिन जो घुसपैठिए वाली प्रॉब्लम बंगाल में ज्यादा है बिहार से, क्या वो आपको लगता है SIR में एड्रेस हो पाएगी? एक बात बताएं, इस सवाल का उत्तर जो है वो अमित शाह जी ने पटना में बहुत अच्छे तरीके से बोला। कहा कि ये 42 लाख वोटर्स जो थे, उसमें से 42 लाख लोगों को दिया गया था, दोबारा उन्होंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म लौटाया नहीं। तो आपको क्या लगता है कि जो लोग जिनको पता था कि हम बाहर के हैं, वो लोग अपना फॉर्म लौटाते? क्या नहीं लौटाते। यही स्थिति जिसके बारे में विजय जी बार बार कहते थे, इसमें बताइए कितने घुसपैठिए हैं, वो नहीं बता पाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल है कि इसमें से जितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फॉर्म, उसमें से कितना फॉर्म्स लौट करके आता है, और लौटने के बाद एग्जामिनेशन के बाद जो ड्राफ्ट है, उसमें अंतिम ड्राफ्ट में चुनाव आयोग कितने को देता है और कितने को नाम जारी करता है और कितने को शंका के आधार पर उसे फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अरे मैं एक आपको मैं जोड़ देता हूं कि बिहार और बंगाल में ये फर्क है, बिहार में NDA की सरकार थी, अब बंगाल में तो ममता बनर्जी की सरकार है, तो वो किस तरीके से फॉर्म भरवाएगी, क्या करेगी, वो क्या करेगी, देखने वाली बात है। यही तो झगड़ा उनका इलेक्शन कमीशन से चल रहा है, तो इलेक्शन कमीशन ने तो उनसे कही दिया कि आप दबाव मत डालिए उनके ऊपर अनुचित काम करने का। ऑटोनोमस इलेक्शन कमीशन है, बंगाल में सरकार का इलेक्शन कमीशन है क्या? नहीं, विजय जी इस बात का नहीं है, जो BLO को लेकर के है, ये बात तो अच्छी तरीके से अलग अलग जगह पर अलग व्यवस्था की हो केंद्र ने, कि बिहार में तो ऑटोनोमस इलेक्शन बॉडी काम करती है और बंगाल में इलेक्शन बॉडी। लेकिन एक जो बीजेपी की जितनी बातें हम सुन रहे हैं, अब ये हो सकता है कि अभी वो असल चुनावी मुद्दे वगैरह और वो एक बार ओपिनियन पोल भी होने शुरू होते हैं तो थोड़ा और ज्यादा पता चलता है। लेकिन क्या सरोज जी, बंगाल के चुनाव के समय लाखों लोग भाग करके आसाम और झारखंड चले जाते हैं, बिहार में चुनाव के समय ऐसा हुआ था? अच्छा, नहीं, मेरा सवाल ये है अनंत जी, क्या बीजेपी सिर्फ SIR के भरोसे है बंगाल में कि इसी से सारा काम हो जाएगा? घुसपैठिए आउट तो बीजेपी इन, घुसपैठिए आउट तो बीजेपी इन, ऐसा तो बिहार में भी नहीं हुआ। बिहार में पता ही नहीं चला कितने घुसपैठिए थे। तो बंगाल में घुसपैठिए के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, ये मैं नहीं मान सकता हूं। ठीक है, घुसपैठिए माहौल बनाने के लिए ठीक है, एक चुनावी मुद्दा भी ठीक है, घुसपैठियों के कुछ वोट जरूर होंगे, और अगर घुसपैठिए हैं तो अभी तो वापस चले गए ना भाई साहब, वो लोग घुसपैठिए तो उनके चुनाव में नाम है नहीं है। ठीक कहा संगीत जी ने कि ड्राफ्ट एक बार आ जाए, या विजय जी ने, ड्राफ्ट एक बार आ जाए तब हमें पता चलेगा। लेकिन ये कह देना कि घुसपैठिए के आधार पर है, मुझे लगता है नहीं। वहां जिस प्रकार से मुसलमानों का आतंक फैला है पिछले पश्चिम बंगाल में, कल ही मेरी बात हो रही थी उसी मोहल्ले के एक व्यक्ति से जहां पर इस सरकार के बहुत प्रभावशाली मंत्री रहते हैं, वो वहां पर परिवार में ये मतांतर हो गया है कि भाई इस बार ममता जी को वोट देना है या ममता जी के विरुद्ध बीजेपी को वोट देना है। तो उसमें एक पक्ष ने ये कहा कि तुम लोग ममता के प्रेम में पागल हो जाओगी, पूरा मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जब 100% हो जाएगा तो सोचो बंगाल की संस्कृति का क्या होगा। और बंगाल में संस्कृति बहुत बड़ा मुद्दा है, उनकी अपनी जो एक बांग्ला क्या कहते हैं प्राइड को लेकर जिसको वो जीते हैं, अगर उस पर कहीं से शक खतरा उनको नजर आएगा तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। और जेजी कार में हमेशा से बोलता हूं कि जेजी कार में जो बलात्कार हुआ एक स्टूडेंट का, उसका बहुत गहरा असर पश्चिम बंगाल में पड़ा है। और एक मुद्दा और है मुर्शिदाबाद का, वो मुसलमानों से ही जुड़ता है, इसलिए मैंने उस पर ज्यादा ध्यान दिया। अच्छा, अभी आपने जो बताया कि जो इस भावना को बीजेपी को वहां उघाड़ना है कि आपकी आइडेंटिटी, आपकी कल्चरल आइडेंटिटी उभार रही है, वो उभार रही है। देखिए अब जितनी बात अभी आपने देखी है, बाबरी मस्जिद वगैरह बना देंगे हम, और वो मामला खत्म थोड़ी होने दिया जा रहा है, वो बीजेपी भी खत्म होने नहीं देना चाहती। अब मैं आपको दिखाता हूं वहां क्या हुआ। अगले साल विधानसभा का इलेक्शन, और ये नई कंट्रोवर्सी टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ने शुरू की थी कि हम मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाएंगे। बताइए, पहले कहा था बंगाल में मुसलमान 37% है और जब तक हमारी मस्जिद पूरी हो जाएगी तब तक मुसलमान 40% भी हो जाएंगे, आपने कल देखा था। अब हुमायूं कबीर ने कहा है कि मस्जिद बनाने के लिए अगर मुझे मेरी पार्टी छोड़नी भी पड़े तो मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं।
जवाब दिया इनको एक और कंट्रोवर्शियल मिनिस्टर ही हैं टीएमसी सरकार के, सिद्दीकुल्ला चौधरी। उन्होंने कहा कि यह आदमी बाबरी मस्जिद को धार्मिक मुद्दा बनाना चाहता है, जबकि यह मुद्दा राजनीतिक मुद्दा है। अदालत से मुसलमानों को न्याय नहीं मिला, यह बात सही है, लेकिन जो हो चुका है वो हो चुका है। तृणमूल कांग्रेस छोड़ देगी, लेकिन मस्जिद बनाएगी। आप तृणमूल कांग्रेस छोड़ देंगे? हाँ, रिजाइन कर देगी। क्या है, मैं जन्म लेने का टाइम तृणमूल का विधायक होकर नहीं लिया। मैं मुसलमान एक माँ को गर्भ में मैं जन्म लिया, तो क्या होगा? तृणमूल पार्टी है। और अब सिद्दीकुल्ला चौधरी को सुनिए आप। सिद्दीकुल्ला चौधरी ने इन्हीं को जवाब देते हुए यह कहा था कि बाबरी एक पॉलिटिकल इशू है, धार्मिक इशू नहीं। 30 या 33 साल पहले बाबरी मस्जिद का मसला चुक गया, वहां मंदिर बन गई। अब इससे हम लोग सहमत नहीं है। कोई ये पॉलिटिकल मसला है, मजहबी मसला तो है नहीं। कुरान और हदीस में हमारे मदीना मुनव्वरा, मक्का मुकर्रमा, जेरूसलम, बैतुल मुक़द्दस की जो मस्जिद है उसको छोड़कर किसी मस्जिद की फौकियत नहीं है। और हम सुनने में आया वीडियो में बीजेपी वालों ने कहना शुरू किया, अगर वो मस्जिद बनाएंगे तो 1 करोड़ उनके माथा का दाम हम देंगे। ये अंदाजा लगता है कि बीजेपी से उनका कुछ कॉन्टेक्ट तो नहीं है। बंगाल को, ममता बनर्जी, हमारी हुकूमत को, हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए ये खेल है। इससे बंगाल के मुसलमान मुतासिर नहीं होंगे। अब इससे आपको ये तो पता चली गया कि हुमायूं कबीर का अपनी पार्टी में उनकी क्या हैसियत है। भाई वो कह रहे हैं, उस दिन कहा था आपको कि हुमायूं कबीर को पार्टी से मतलब उनकी रिश्तेदारी खत्म हो गई है, इसलिए वो अब अपनी जो व्यवस्था, जो संस्था या पार्टी जो शुरू करने वाले हैं उसके लिए उसको इशू बना रहे हैं। और वहाँ के लोग समझते हैं ना उनके पास ज़मीन है, ना कोई उनके साथ खड़ा हुआ है, ना कोई और काम कर रहा है। बल्कि जैसे अभी सिद्दीकुल्ला चौधरी बोल रहे थे, उन्होंने बोला कि नहीं बोला, लेकिन वहाँ पर लोग समझते हैं कि ये तो बीजेपी उनके लिए मदद कर रही है। वो कह रहे हैं, हुमायूं कबीर कह रहे हैं ना, कह रहे हैं। अभी सिद्दीकुल्ला चौधरी ने हाँ, तो हुमायूं कबीर की मदद तो बीजेपी कर रही है कि वो इशू बने। ये जो तृणमूल कांग्रेस है वो उसके साथ नहीं है। ये सिर्फ सर अगला भी इससे ही जुड़ा हुआ है, लेकिन आपको लग रहा है कि ये केवल ये बयानों में रह जाएगा? क्योंकि इन्होंने तो कहा मैं 6 दिसंबर इन्होंने कहा मैं 6 दिसंबर को नींव खोदूंगा। हाँ ठीक है, वो कुछ बहुत इशू नहीं बनने वाला, मैं ये आपको बता रहा हूँ। बंगाल में बाबा निकाल क्यों नहीं रही पार्टी से? निकाल देगी अपने आप ही, निकल के, मतलब टिकट ही नहीं दे रहे हैं तो खत्म हो जाएगा, निकालना क्या उनको। लेकिन वो वहां पर इशू नहीं बन रहा बाबरी मस्जिद, ठीक है। दूसरा इशू जो आपने कहा ना, कल्चरल वाला इशू, उसका एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर आया जो अभी चर्चा हुई वंदे मातरम की। प्रधानमंत्री जी ने भी उसका जिक्र किया, भारतीय जनता पार्टी ने भी जिक्र किया। तो हिस्टोरिकली फैक्चुअली वो करेक्ट बात है कि उसमें से कुछ हिस्से को काट दिया गया वंदे मातरम के मूल गीत में से। लेकिन ममता बनर्जी ने, मैं आपको वहाँ की बंगाल में मेरी बहुत बात हुई तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बंगाल में ममता बनर्जी ने क्या किया कि ये प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम के नाम पर बंगाल को डिवाइड करने की बात कर रही है। क्योंकि हिस्टोरिकल फैक्ट क्या है कि वहाँ पर बंकिम चंद्र चटर्जी और रविन्द्रनाथ टैगोर 2 अलग अलग थॉट प्रोसेस है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था सरकार को कि इसमें से इस हिस्से को काटा जाए ताकि देश में कोई माहौल नहीं बिगड़े। तो ममता बनर्जी के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये टैगोर और बंकिम को बांटने की तैयारी बीजेपी कर रही है, यानी बंगाल को डिवाइड करने की बात कर रही है। ये एक एजेंडा वो चला रहे हैं। नहीं वो ठीक है सर, लेकिन बात बीजेपी तो इतना ही कहेगी ना कि जो पूरा गीत था वो नहीं गाया जाता है। ये नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि वहां इसको करेक्ट कर देना चाहिए। देखिए ये मामला ऐसा नहीं है कि बंगाल को बंकिम और इनके बीच में बांटने की है। 1911 तक तो रविंद्रनाथ टैगोर भी वही भाषा बोल रहे थे जो बंकिम की भाषा थी। मूल ये था कि विरोध कहाँ से आया था? विरोध जो है वो मुस्लिम नेताओं की तरफ से आया था, मुस्लिम लीग के तरफ से आया था। और जब ये बात आई तब जाकर के कांग्रेस में इस पर विचार किया गया कि इसमें करना क्या चाहिए। तो उसमें से उस हिस्से को निकाल दिया गया जिसमें ऐसा बोध होता हो कि इसमें हम हिंदुओं को देवी देवताओं के प्रति आस्था प्रकट कर रहे हैं या पूजने वगैरह की बात कर रहे हैं। मजेदार बात है कि गांधी जी इससे सहमत नहीं थे,
लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि भाई चलो इसको स्वीकार लेते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि आजाद भारत के में भी क्या वैसे ही करने की आवश्यकता थी जो विभाजित भारत से, मैं ये कह रहा हूं उस समय तो मजबूरी हम समझ सकते हैं, 1937 की मजबूरी हम समझ सकते हैं, 35 की मजबूरी समझ सकते हैं, 47 तक मजबूरी समझ सकते हैं, लेकिन 47 के बाद भी बंगाल को हाशिए पर खड़ा कर देना और ये भी वंदे मातरम के नाम अगली पर, खबर ये भी है? इंपॉर्टेंट है, इसको भी सुन लें आप। आपने कल मदनी जी का बयान सुना था, जमीयत उलमा हिंद के प्रमुख महमूद मदनी का। उन्होंने जिहाद को लेकर जो कहा था वो मामला बड़ा बन रहा है। इस पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कुछ कहा है, वो सबको सुनना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि इस पर लंबी बहस, हमें भी टाइम होता तो और करते, लेकिन दोबारा किसी दिन जरूर करेंगे। महमूद मदनी ने क्या कहा, जहां जुल्म होगा वहां जिहाद होगा, जहां जुल्म होगा वहां जिहाद होगा, ये उन्होंने कहा था। तो आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि देखिए, जुल्म कहीं भी हो उसके खिलाफ जिहाद हो, इससे तो कोई एतराज कर ही नहीं सकता कोई मुसलमान कि जुल्म के खिलाफ तो खड़े होने के लिए कहा ही गया है। और अपने ऊपर ही जुल्म नहीं, अगर किसी और पे भी जुल्म हो रहा है तो उसके लिए भी खड़े हो, इस जिहाद का मतलब तो हमें यह बताया गया है। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मदनी जी जो सामने आकर, मतलब कैमरों के सामने जो बोलते हैं उसमें, और जो जिस इंस्टीट्यूशन से वो आए हैं, देवबंद में जो वो पढ़ाते हैं, दोनों में क्या अंतर है ये मदनी आपको नहीं बताएंगे। उन्होंने कहा देवबंद में जिहाद की परिभाषा कुछ और बताई जाती है। वो परिभाषा ये है कि दीन हक मतलब इस्लाम की तरफ बुलाओ औरों को, और जो ना आए या आने से मना कर दे उसके खिलाफ जंग करो, ये जिहाद है। और ये पढ़ाता है देवबंद, लेकिन बताता नहीं है। सुनिए आरिफ मोहम्मद खान को। जिस शिक्षण संस्था से ताल्लुक है वहाँ पे वो पढ़ा क्या रहे हैं कि जिहाद क्या है, ज़रा उसे गौर कर लीजिए। अगर उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई को जिहाद कहते हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी उससे असहमत हो सकता है। लेकिन ये किसको कहते हैं, मैं इन्हीं के यहाँ पढ़ाई जाने वाली किताब, जो इन्हीं के यहाँ पढ़ाई जाती है देवबंद में, मैं उसका सिर्फ एक लाइन कोट करता हूँ। यहाँ पे है, शरीयत में जिहाद दीन हक की तरफ बुलाने, मतलब मैं आपको इनवाइट करूँ कि आप मेरे रिलीजन में आ जाइए, और जो उसे कबूल ना करे उससे जंग करने को कहते हैं। अब मदनी जी जवाब दें कि आरिफ मोहम्मद खान झूठ बोल रहे हैं। देखिए, मदनी जी कुरान की सही व्याख्या कर रहे हैं, और मैं ये बहुत गंभीरता से बात कर रहा हूँ कि तालिबान जब आया, तालिबान का मंत्री आया तो देवबंद क्यों गया? देवबंद इस्लाम की वही व्याख्या करता है जो सलाफी इस्लाम करता है और जो बहावी इस्लाम करता है। आप अफगानिस्तान के डूरन लाइन के दाएं और बाएं दोनों तरफ किसकी फैक्ट्रियां हैं? देवबंद स्कूल की ही हैं। आरिफ मोहम्मद खान ने एक जिक्र नहीं किया, जिस बुक से वो कोट कर रहे थे, संभवतः ये उसी बुक का जिक्र कर रहे हैं जो 11वीं सेंचुरी का एक बुक है हिदाया, जिसमें एग्रेसिव जिहाद के बारे में बात की गई है, जो देवबंद के सारे मदरसों और सारे स्कूल में पढ़ाया जाता है जी। एक अंतिम बात कहता हूं, देवबंद जितने, ये प्यू रिसर्च सेंटर का ये स्टडी है कि जितने भी दुनिया में टेरर बॉम्बिंग हुए हैं उसमें तबलीगी जमात और देवबंद के स्कूल के पढ़े हुए लोग या उससे इंडोक्ट्रिनेटेड लोग। सर मैं तो ये कह रहा हूं, आरिफ मोहम्मद खान ने कहा जो बता रहे हो वो नहीं पढ़ा रहे हो, जो पढ़ा रहे हो वो बता नहीं रहे हो। तो ये इस बात पे तो डिटेल में सामने आना चाहिए ना देश के सामने कि देवबंद में पढ़ाया क्या जा रहा है। आरिफ मोहम्मद खान कह रहे हैं, मैं नहीं। मैं तो देखिए ये बहुत दिनों से इस बात को कह रहा हूं कि मुसलमानों को सामने आकर अपने कौम में जितनी विसंगतियां हैं उनके विरुद्ध बोलना चाहिए। लेकिन अब क्या है कि आरिफ मोहम्मद खान जैसे लोग तो जो पढ़े लिखे तबके से आते हैं वो बोल देंगे, लेकिन कल से मैं देख रहा हूं तमाम मौलाना उनके सुर में सुर मिला रहे हैं, कह रहे हैं मुसलमान, एक कहता है कि मैं उनका विरोध करता हूं लेकिन मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं, और यही तो मदनी ने भी कहा है कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है इसलिए जिहाद जरूरी है। तो परोक्ष रूप से सारे मुसलमान जो मौलाना है, जो रहनुमा अपने आप को कहते हैं, जो बड़ी बड़ी मतलब टोपियां लगा के डिबेट पे बैठते हैं, किसी ने मदनी के इस बयान का विरोध नहीं किया और बड़े आदर के साथ मदनी का नाम ले रहे हैं, जबकि ये जो बयान उनका कल उनका और अरशद दोनों का आया है,
तो ये बयान बहुत ही खतरनाक है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। इमरान खान की अभी तक कोई खोज खबर नहीं है। आखिर क्यों पाकिस्तान की हुकूमत इमरान को सामने नहीं ला रही है, और पाकिस्तान में क्या फिर से कोई बड़ा सियासी गुनाह किया जा चुका है? क्या अडियाला जेल में इमरान के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो पाकिस्तान को जलाकर राख कर देगा? पाकिस्तान की पार्टी के एक सीनियर नेता ने एक ऐसा बयान दिया है जो किसी के भी होश उड़ा दे। उन्होंने कहा कि इमरान की तस्वीर ये सरकार और आसिम मुनीर जानबूझकर नहीं दिखा रही है, क्योंकि अगर ऐसा कर दिया तो इमरान ऐसे हालत में होंगे कि उनको देखकर उनके कार्यकर्ता भड़क उठेंगे। और ये भी कहा जा रहा है अब कि सरकार एक्चुअली ये चाहती है कि किसी तरीके से इमरान खान को देश छोड़ने के लिए राजी कर लिया जाए, लेकिन इमरान खान ये ऑफर लेने के लिए तैयार नहीं है। वो जेल में रहना पसंद कर रहे हैं, लेकिन देश से जाना नहीं। अब इमरान खान के साथ कहीं इसी वजह से कुछ गलत तो नहीं कर दिया गया, ये उनकी पार्टी को डर है। इधर इमरान खान की बहन नौरीन नियाजी ने यह चेतावनी दी है कि अगर इमरान खान को कुछ हो गया तो कोई नहीं बचेगा, और यह बात ये सरकार और ये फौज भी जानती है। और इसके अलावा 72 घंटे की डेडलाइन मंगलवार को खत्म हो रही है जो इनकी पार्टी ने दी है, और मंगलवार को ऐलानिया तौर पर इमरान खान के समर्थक कह रहे हैं अडियाला जेल के बाहर कुछ बहुत बड़ा किया जाएगा। और इमरान खान के साथ ये कभी कुछ इसलिए नहीं कर सकते कि ये कोई इंसान जिंदा ही नहीं रहेगा अगर इमरान खान के साथ कुछ इन्होंने करने का सोचा भी। आप ये सोचे ही ना कि कभी इमरान के साथ कुछ कर सकते हैं। इमरान खान, मैं पहले भी कहती हूँ, मैं इमरान खान को भी कहती हूँ, इमरान खान वो शख्स है जिसके लिए दुनिया में दुआएं हो रही हैं, और ये जितने जालिम हैं ये वो लोग हैं जिनके लिए दुनिया में लोग बदुआएं कर रहे हैं। ये कभी अब इमरान खान की पार्टी के एक बड़े नेता और वहां खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सुहेल आफरीदी, उन्होंने साफ साफ कहा कि मंगलवार को अडियाला जेल के बाहर हम बड़ी तादाद में जाएंगे। और आपने कल खबर देखी थी इंडिया टीवी पर, वहां की सरकार इसको ऐसा ट्विस्ट देना चाहती है, ऐसा माहौल बना रही है जैसे मंगलवार को वहां पर कोई अराजकता करने की तैयारी हो रही है, जेल ब्रेक करने की, यानी जेल तोड़कर अंदर दाखिल करने की कोशिश इमरान खान की पार्टी के लोग कर सकते हैं। जैसा कि हमने अनाउंस किया है कि मंगल के दिन तमाम पार्लियामेंटेरियन वो पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पुरअमन तरीके से एहतजाज करेंगे ताकि मेरिट पर फैसले हो और इंसाफ हो, और उसके बाद अडियाला जेल जाएंगे इमरान खान साहब की बहनों के साथ इजहार यकजहती के लिए। तो इंशाल्लाह देखते हैं कि उस दिन इंसाफ होता है या नहीं होता, उस दिन बहनों की मुलाकात होती है या नहीं होती। देखिए खबर अब क्योंकि कई दिन हो चुके हम लगातार इसको ट्रैक कर रहे हैं, तो वहां पर कोई ऐसा लीगल एक्सक्यूज नहीं है सरकार के पास कि इमरान खान को हम इस वजह से नहीं मिलने दे रहे हैं उनके परिवार या वकीलों से। हाईकोर्ट का ऑर्डर है, उसके बावजूद मिलने नहीं दिया जा रहा है। तस्वीरें कल आपने देखी थी कि ये बताया जा रहा, कोर्ट को ये बताया गया कि देखिए साहब ये तो जिम दिया हुआ है इसको करने के लिए, हमने इसके लिए अलग खाना दिया हुआ है, उसकी अलग किचन बनी हुई है, इसके लिए हमने अलग आरामदेह कुर्सी दे रखी है, इसका कमरा जो है उसमें टीवी भी लगा हुआ है। ये सारी बातें कहने के साथ साथ कोई एक तस्वीर वीडियो कोई इमरान खान का आखिर क्यों जारी नहीं किया जा रहा, इस पर लगातार बात है। उनके पास कोई विकल्प, मतलब कोई एक्सक्यूज नहीं है इसका। लेकिन सरकार जो है, आसिम मुनीर कहना चाहिए सीधे सीधे, वो इसको बुलडोज करना चाहते हैं इस मुद्दे को कि इमरान खान अगर कोई उससे कोई मिलेगा तो वो कोई पॉलिटिकल मैसेज देगा जिससे देश के अंदर अराजकता या अफरा तफरी मच सकती है, इसलिए हम नहीं मिलने देना चाहते। और वो एक क्रिमिनल है, उनका मानना है कि सजा याफ्ता आदमी है, वो कोई पॉलिटिकल क्रिमिनल भी नहीं है। उसके ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं वो हिंसा कराने के आरोप लगे हैं, चोरी के, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। इस पर आनंद जी की राय अब तक नहीं आई थी। इसके बाद मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग इनकी पार्टी के एक नेता का खुलासा वो सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले आनंद जी, क्या है ये सारा तमाशा इमरान खान का? देखिए इमरान खान पर हम लोग विस्तार से चर्चा कर चुके हैं सौरभ जी, लेकिन इमरान का मसला ऐसा बनता जा रहा है कि वो एक न निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। अब जैसे खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री ने जो मंगलवार की बात कही है परसों, जिस तरह से वहाँ होगा और इधर से वो तैयारी होगी तो टकराव के आसार बनते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान में आसिफ मुनीर उनको एलिमिनेट करना चाहते हैं। जो वहाँ से खबरें आ रही हैं, जो वहाँ के मीडिया में इस तरह की खबरें दबे छुपे चल रही हैं कि आसिफ मुनीर एलिमिनेट
एलिमिनेट करना चाहते हैं या जान से नहीं भी मारना चाहते हैं तो पाकिस्तान से बाहर करना चाहते हैं। और इसी के लिए ये माहौल बनाया जा रहा है कि ताकि इमरान के आसपास के लोग ही एक समझौते की टेबल पर आए और ये कहें कि इमरान खान को जान तो बख्श दीजिए, ये इनको हम लोग लंदन में या दुबई में कहीं शिफ्ट करा देते हैं। और पाकिस्तान में ये पहले होता रहा है। ये भी इस मतलब उसी वही दबाव बनाने की प्रक्रिया ये लग रही है प्रक्रिया का हिस्सा है, क्योंकि ये जो अभी वहां का प्रधानमंत्री है वो काफी समय का प्रधानमंत्री है नहीं है, भी तो ऐसे ही उसका कोई मतलब नहीं है। भी नाम का हाँ, वो नाम का प्रधानमंत्री है। और वो देखा भी था हमने वहां वो व्हाइट हाउस में कि उसकी क्या दुर्गति हो गई थी बेचारे की। तो आसिफ मुनीर ये चाहता है कि उसका राज निष्कंटक रहे और उनके राज चलने में सिर्फ और सिर्फ एक कांटा है और वो कांटा है इमरान खान, जिसको वो निकालना चाहता है। अब देखिए, इमरान खान की पार्टी के एक सीनियर लीडर और इमरान खान के बहुत करीबी रहे, उसकी सरकार में मंत्री भी रहे थे, फवाद चौधरी, इन्होंने अपने मीडिया में बात करते हुए एक बड़ी बात बताई। इन्होंने कहा कि जब आसिम मुनीर आर्मी का चीफ बन गया था तब इमरान खान को यह कहा गया था कि वो आसिम मुनीर से अपने रिश्ते सुधार लें। ये बातें जो हैं वो जनरल नियाजी और जनरल बाजवा ने फवाद चौधरी से कहीं, उसको बुला करके कहीं, एक तरीके का मैसेंजर बनाना चाहते थे फवाद चौधरी को कि तुम ये बातें इमरान खान को जाके कहो कि फौज एक बहुत बड़ा तंत्र होता है, फौज एक बहुत बड़ी एस्टैब्लिशमेंट है, फौज से नहीं लड़ा जा सकता, तो जाओ जाके समझाओ इमरान खान को कि आसिम मुनीर के साथ अपने रिश्ते किसी तरीके से सुधार ले। लेकिन इमरान खान आसिम मुनीर के आगे नहीं झुका। ये बुला के बात कही कि आके आसिम मुनीर से अपने रिश्ते किसी तरीके से सुधार लो। और ये इस झगड़े का तो आप सारा मामला जानते हैं कि आसिम मुनीर, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था, आसिम मुनीर आईएसआई का चीफ था, आईएसआई के चीफ की पद से इमरान खान ने उसको हटा दिया। हटाने के पीछे वजह भी ये बताई जाती है कि उसमें बुशरा बीबी का एंगल, इमरान खान की वाइफ का एंगल भी है कि वो कोई प्रपोजल लेके गया था बुशरा बीबी के साथ आसिम मुनीर, बुशरा बीबी ने मना कर दिया। उसके बाद इमरान खान नाराज हो गया आसिम मुनीर से कि तुम मेरी वाइफ के खिलाफ खबरें प्लांट करवा रहे हो। ये सारी तो बड़ा पर्सनल सा इनके बीच में ये दुश्मनी है, एनिमिटी है। और वही अब आप इमरान खान के साथ जेल में जो कुछ होता हुआ दिख रहा है उसका अगला किस्त है। बिल्कुल ठीक है सर साहब, ये फवाद चौधरी जो कह रहे हैं ये बात पहले भी चल रही थी कि जनरल नियाजी और जनरल बाजवा इस बात पर कर रहे थे कि कोशिश की जाए कि आसिम मुनीर और उनके बीच में समझौता हो जाए और एक दोनों मतलब मिलकर, जैसे एक तो अभी आपने कहा आनंद जी कह रहे थे वो नाम के प्रधानमंत्री, मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा क्या नाम उनका जो है जो भी है तो वो कर रहे हैं। और पाकिस्तान का यदि पिछली हिस्ट्री देखें तो वहाँ पर आसिम मुनीर की तस्वीरें भी ले लीजिए, कोशिश जो है वो यही है कि इमरान वहाँ बाहर चले जाएं। हिस्ट्री भी ऐसे ही करती है कि भाई उन लोगों को ये सेफ साइड दे दी जाए, एक सेफ एग्जिट दे दी जाए और पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, आराम से रहें। और यहाँ पर आसिम मुनीर, क्योंकि आसिम मुनीर को अभी वो अनऑफिशियल प्रेसिडेंट है, उनको ऑफिशियल प्रेसिडेंट बनना है और पूरी सत्ता उनको संभालनी है, तो इस तरह से किया जाए। और 2 तारीख को जो हो रहा है मेरे ख्याल से तो वहाँ पर आवाम बाहर निकलने वाली है ही जितनी है, तो उसको भी वो बहाना बना सकते हैं, एक्सक्यूज के तौर पर भी काम में ले सकते हैं। क्या कर रहे हैं आसिम मुनीर, ये जाहिर है कि वो उन पर दबाव लगातार बनाया जा रहा है कि इमरान पाकिस्तान छोड़ दें और एक सेफ एग्जिट ले लें। हो सकता है कि इस सब में जो भी दबाव बन रहा होगा पॉलिटिकल, इमरान खान जो है एक पॉलिटिकल लीडर हैं, पॉपुलर लीडर हैं, तो वो सोच रहे होंगे कि वहाँ चले गए तो फिर तो आना मुश्किल हो जाएगा। तो अब इन दोनों के बीच में से क्या रास्ता निकलता है, पाकिस्तान की आवाम किस तरह से आती है। लेकिन इसमें बार बार आप ये प्रधानमंत्री जी का नाम मत लीजिए, वो है नहीं बेचारे। आप ये बैठे गाड़ी में, आसिम मुनीर गाड़ी चला रहा है, हाँ तो मुनीर साहब के साथ बैठे हैं ना सर, उनका नाम शाहबाज शरीफ। अच्छा सर माफी। लेकिन सिर्फ जेल में ही नहीं, जेल के बाहर भी मुनीर जो है वो अब साजिशें रच रहा है। ये सब पाकिस्तान से आ रही खबरें बता रही हैं। ऐसे वीडियो आ रहे हैं कल से जो आसिम मुनीर को बेनकाब करते हैं। एक बार फिर अडियाला जेल से 20 किलोमीटर दूर इमरान खान का एक आलीशान बंगला है, हो सकता है सर वहां भी गए हुए हों, बनी गला उस जगह का नाम है। आज ये चारों तरफ से शोलों से घिरा हुआ है, उसके आसपास आग लगी हुई है। अब ये बंगला बताया जाता है बहुत खूबसूरत है। बंगला क्या है, मैंशन है एक बहुत बड़ा, वादियां हैं, पहाड़ हैं, आसपास नदी बह रही है सामने से। इस सब के बीच में इमरान खान ने अपना घर बनाया और कहा जा रहा है कि इमरान का घर जलाने की भी साजिश की जा रही है। इसको लेकर तरह तरह के बयान आ रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि इस आग को बुझाने में भी सरकार कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही है। आरोप लगा रहे हैं खुद पाकिस्तानी कि इमरान खान को किसी भी तरीके से प्रेशराइज करना, दबाना इस वक्त और अपनी बातें मनवाना, ये आसिम मुनीर चाहता है। पानी पीटे इमरान खान साहब के घर को जलाने की कोशिश की गई है। ये जो आग आप लोग देख रहे हैं ये अभी बनी गाला के पहाड़ों में लगी हुई है।
दरमियान में इमरान खान साहब का घर है और चारों तरफ आग के शोले भड़क रहे हैं। कोई रेस्क्यू टीम अभी तक यहां नहीं पहुंची। मुख्तलिफ जराए से पता चला है कि यह आग जानबूझकर लगाई गई है। अगर जानबूझकर किसी ने आग लगाई है तो अल्लाह ताला उसको गर्क करे। यह काम बहुत ही बड़ा बुरा तरीके से किया गया है। अल्लाह ताला इमरान खान साहब के घर को और जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनको महफूज रखे, आमीन। जब बन सकी न बात कोई हेर फेर से, कुत्ते लड़ा दिए गए जंगल शेर से। वो सिद्धू कहता था ना, जब मुकाबला ना कर सको तो बदनामी शुरू कर दो। इमरान खान के घर को आग लगा दी गई है। बताएं तो अब बात ये सब पाकिस्तानी है, आप कह सकते हैं इमरान खान के समर्थक होंगे, लेकिन सोचें जरा वो उनको मन में क्या है बात कि ये सेना और सरकार तो इमरान खान का घर जलाने तक को तैयार है। समीर जी, निश्चित रूप से लगातार मुझे लगता है कि ये इमरान खान को जो कहा गया है कि राख में मिलाने की जो कोशिश हो रही है, और अभी कल दो पाकिस्तान की साइट पढ़ रहा था, उसमें ये खबर चल रही थी कि शायद इमरान खान को ये प्रस्ताव दिया गया है कि भाई आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बेहतर स्वास्थ्य के इलाज के लिए आप विदेश चले जाएं, और उनका स्वास्थ्य अगर डिटेरियोरेट होता चला जाएगा अस्पताल में तो उसके बाद हम आपका स्वास्थ्य ऐसा कर देंगे। हाँ बिल्कुल, वही तैयारी हो रही है कि उनका स्वास्थ्य जितना खराब कर दिया जाए, बाद में सरकार एयरलिफ्ट करके इमरान खान को लंदन में, दुबई में किसी अस्पताल में ले जाएगी कि पाकिस्तान में बेहतर इलाज नहीं हो सकता है, फिर 2-4 महीने के लिए उन्हें विदेश शिफ्ट कर दिया जाएगा और फिर परमानेंट उनकी विदेश की व्यवस्था की जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से इमरान खान के खिलाफ लगातार हो रहा है, लेकिन जनता जिस तरीके से आ रही है, खबर ये आ रही है कि कासिम खान जो इमरान खान के बेटे, उनका भी चल रहा है कि अगर 48 से 72 घंटे में अगर उनकी बहनें नहीं मिल पाती है तो शायद वो पाकिस्तान अपने पिता से मिलने के लिए आ सकते हैं, इसकी भी कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से पाकिस्तान में हो रहा है तो यूनाइटेड नेशंस ने तो अभी कहा है ना कि भाई जिस तरीके से 27वां संविधान संशोधन हुआ है ये बहुत चिंता का विषय है, वहां पर एक लोकतंत्र खत्म होगा, वहां पर आप कोर्ट को कमजोर कर रहे हो, तो ये पाकिस्तान के भविष्य के लिए और वहां की आवाम के लिए ठीक नहीं है। यूनाइटेड नेशन ने इस बारे में भी एक शंका, यूरोपियन यूनियन, हाँ शंका जाहिर की। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में दुनिया भर में मुझे लगता है आसिम मुनीर को लेकर, अब तो ट्रंप को भी ये बात देखना चाहिए कि इस तरीके से अगर हो रहा है, दिखेगा सर, ये आपने गलत अपेक्षा की है। लेकिन ये जो आप खबर दे रहे थे, ये मैं दे दूं, मेरे पास खबर है ये कि ये जो 27वां संशोधन किया गया ना, ये अमेंडमेंट जो किया गया और आसिम मुनीर को जो है ताहयात बादशाह डिक्लेयर कर दिया गया है। अच्छा, ये तो इतना तो आपको हमने बताया था कि ये 2030 तक के लिए बन गया है, जो भी कुछ है अब इसके पास तीनों सेनाओं का कमांडर, ये इसको 5 साल का एक्सटेंशन दिए जाने का भी उसी अमेंडमेंट के अंदर क्लॉज है, तो ये 35 तक हो सकता है। लेकिन दुनिया भर में इसकी आलोचना शुरू हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने चिंता जताई है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स ने भी अपनी चिंता जाहिर की है कि पाकिस्तान की एक-एक हरकत पर हम नजर रख रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन ने बयान जारी करके कहा है कि आसिम मुनीर को यूं ताकत दे देना यह पाकिस्तान के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है, और पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी पहले से ही ऐसा लग रहा था कि बस किसी तरह जिंदा है, कहीं ये दफन ही ना हो जाए। तो ये बातें अच्छी बात है कि यूनाइटेड नेशंस ने, अभी तो केवल ह्यूमन राइट्स ने, लेकिन पॉलिटिकली भी आगे जाके लगता है कि इसको अब दुनिया के और देश लेंगे। इसमें खबर में और आपको बता दूं, हमने वो क्या खबर बताई थी कि यूएई ने वीजा बैन कर दिया है पाकिस्तान का। यूएई, सऊदी अरेबिया पासपोर्ट बैन करने पर भी विचार कर रहे हैं, और अब तो एक देश ने एम्बेसी बंद कर दी अपनी। ये भी मतलब पाकिस्तान के मुंह पे तमाचा है। फिनलैंड ने पाकिस्तान में अपनी एम्बेसी बंद करने का ऐलान कर दिया है। अब कोई देश, हमारे दुनिया के किसी मुल्क में हर मुल्क की एम्बेसी होती ही होती है, लेकिन पाकिस्तान में फिनलैंड ने, एक मेजर यूरोपीय देश है, वो बंद कर रहा है। इसके पीछे कई वजह होती हैं, वो उसमें जो प्रेस रिलीज जारी की फिनलैंड ने उसमें बताई गई हैं। तो उसमें उन्होंने लिखा कि भाई पहले तो जिस देश के साथ हमारे इकोनॉमिक, कल्चरल इशू टाइज जो हैं अगर ना हो एक हद से ज़्यादा, तो हम, या इंपॉर्टेंट ना हो, तो वहाँ हम ज़रूरी नहीं समझते रखना, लेकिन फिर भी मेंटेन करके रखते हैं कई देश। फिर उसमें अगली लाइन है, वहाँ के पॉलिटिकल हालात वो सबसे पहले डिटरमाइन करते हैं कि हमारे रिश्ते उस देश के साथ होंगे कि नहीं होंगे। तो यूरोप का एक देश जो है वो अब अपना दूतावास पाकिस्तान में बंद कर चुका है। सर, ये देश अब सुरक्षित नहीं है, इस बात का भी जिक्र करा है, मतलब पाकिस्तान को सुरक्षित नहीं मान रहा है। अरे ट्रंप चाचा खुलवा देंगे उसको। देखिए, यूएन ह्यूमन राइट्स क्या कितना ताकतवर है ये संस्था। रोज ऐसे ये जो है वो अपनी बातें कहते रहता है कई देशों में। कहा तो कम से कम नहीं, इसके वजूद नहीं है, इसको कोई बहुत गंभीरता से लेता नहीं है, मैं ये बात कह रहा हूँ।
और ये यूनाइटेड नेशंस का, जिसे हम कहते हैं ना कोर ऑर्गेनाइजेशंस में हिस्सा नहीं है, कहते हैं ना हम सब्सिडियरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो ये सब्सिडियरी ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस का। दूसरी बात, इससे पहले 2 दिन पहले 3 दिन पहले आपने सुना होगा कि यूरोपियन यूनियन ने इसी प्रकार की बात की थी। क्या यूरोपियन यूनियन ने दबाव बनाया है? फिनलैंड एक कंट्री एक है, एक बहुत छोटा सा कंट्री है, रसिया से उसकी सीमाएं बहुत दूर नहीं है। क्या यूरोपियन यूनियन ने दबाव बनाने की कोशिश की या सिर्फ एक स्टेटमेंट जारी कर दिया गया? क्या ये बातें अमेरिका को पता नहीं है? और अमेरिका की जानकारी में होते हुए ये सारी चीजें जो है, अमेरिका क्या जान नहीं रहा है ये सब बातें? व्हाइट हाउस से आपने कुछ इस प्रकार की बातें सुनी है? कोई स्टेटमेंट वहां से आया है कि पाकिस्तान के अंदर जो 27th अमेंडमेंट हुआ है वो एक डिक्टेटरशिप की तरफ ले जा रहा है या लोकतंत्र का कोई तो नहीं सूट करता है सर कि हमें सिंगल विंडो मिल मैं गई। फिर वही कह रहा हूं, मैं फिर इसलिए कह रहा हूं, पहले दिन से ये बात कह रहा हूं कि ये अमेरिका को सूट करता है और अमेरिका इसमें इक्वली भागीदार है। दूसरी बात, अब इमरान खान क्या निकल पाएंगे न निकल पाएंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वहां पर जमाते इस्लामी और जो तबलीगी जमाते इस्लामी, ये सब जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं और साथ साथ पीटीआई के कार्यकर्ता, ये कितना सड़कों पर उतरने की मादा रखते हैं। ठीक है। यदि ये सड़क पर उतर करके और एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होते हैं कि हाँ हम आर्मी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं, तो ये निश्चित मानिए कि ऐसे नहीं है कि मुनीर के अंदर जो है, उनको मुनीर को न चाहने वाले भी पाकिस्तानी आर्मी में हैं, होंगे ही, बिल्कुल हैं। नंबर्स ने बहुतों का नंबर रोक लिया और बहुत लोग इससे खफा भी हैं। अब दूसरा जो आप कह रहे थे कि भाई कितने मुश्किलों में हैं, अब अफगानिस्तान के साथ जिस लेवल पर ये अपने हालात को ले जा चुके हैं, अभी भी अफगानिस्तान से ऐसा लगता है पाकिस्तान जंग शुरू करने का कोई एक मौका ढूंढ रहा है, हो सकता है अमेरिका के इशारे पर। अब इनके जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और साथ में विदेश मंत्री इशाक डार, इन्होंने अफगानिस्तान को एक बार फिर से कुछ धमकियां दी हैं। इन्होंने कहा कि हमारे पिछले 4 साल में 4000 से ज्यादा जवान और अफसर फौज के शहीद हो गए, 20,000 से ज्यादा हमारे फौजी घायल हो गए हैं, मतलब जब से तालिबान अफगानिस्तान में आया है। तो ये कह रहे हैं कि अब ये सब कुछ अफगानिस्तान को बंद करना पड़ेगा। मतलब इशाक डार ये कह रहे हैं कि हम पूरी तरीके से एक ऑपरेशन चलाने के लिए अफगानिस्तान में क्लीन आउट ऑपरेशन चलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन बस हम किसी वजह से रुके हुए हैं। लेकिन मेरे जैसा बंदा भी अब हेल्पलेस हो गया। मेरे पास कोई जवाब नहीं है कि मैं जब हमारे भाइयों के जनाजे उठे, शहीदों के, ऑफिसर्स के और जवानों के, 4000 उनके शहीदों के मयतें उठ चुकी हैं जब से ये हुकूमत आई है 2021 से, 20,000 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। अब मैं किस यानी आर्गुमेंट या किस मुंह से मैं किसी को ये कहूं कि नहीं अब भी हम आंखें बंद रखें, उसमें कमी नहीं आ रही, वो बढ़ता जा रहा है। एक तो ये बहुत बड़ा इन्होंने कबूलनामा किया, बहुत बड़ा एडमिशन है, 4000 लोगों का मारा, फौज का मरना बताइए पाकिस्तान में कि मेरे फौजी 4000 मर गए और ब्लेम सिर्फ एक अफगानिस्तान पर कि मतलब वहां से आतंकवादी आते हैं। तो ये एक तो ये बहुत बड़ा एडमिशन इन्होंने किया, वहां की फौज की हालत आप समझ लीजिए। और क्या ऐसे में आसिम मुनीर लोकप्रिय हो सकता है अपने देश के अंदर, जो सरकार मान रही है कि मेरे 4000 फौजी मर गए और रोज बम फटता है कहीं ना कहीं, तो हालात तो वो देख ही रहे हैं। दूसरा फिर इन्होंने कहा कि ये तो कतर ने बचा लिया, कतर ने हमको समझाया कि भाई जंग ना करना, बस सुने। कतर ऐसा मुल्क है कि जो मुझे आवरली उस वक्त राब्ता कर रहा था उनका वजारत खारजा, क्योंकि उनके वजीर आजम खुद वजीर खारजा है और उनको असिस्ट करता है स्टेट फॉरेन मिनिस्टर। वो मेरे साथ रेगुलरली राब्ते में थे एवरी आवर, और उनको पता चल गया था कि हम कनेटिक शायद एक्शन लेने वाले। उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि प्लीज आप अपनी साइड को रोक लें, हम मीडिएशन करते हैं और हम मसला हल कराएंगे, हमारी जिम्मेदारी। मैं मशकूर हूं फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का, आर्म फोर्सेस के सरबराहान का, खुसूसन सैयद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का, कि उन्होंने मेरी बात मानी और उस रात जो क्लीन अप ऑपरेशन होने जा रहा था, जो इनको सबक आ जाता, वो रुक गया। लेकिन फिर वहां गए
कुछ भी नहीं निकला कतर से। अब जिस 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 देश के साथ अभी जंग नहीं हुई और तुम कह रहे हो कि उसकी वजह से तुम्हारे 4000 फौजी मारे गए और तुम कह रहे हो हम उसको सबक सिखाएंगे, जंग हो जाएगी तो वो क्या हल करेगा तुम्हारा? इनके मैं नजम सेठी की बात सुन रहा था कल इनके टीवी पे सर, जो इनके सीनियर एक पत्रकार हैं, वो कह रहे थे कि आप समझते क्या हो तालिबान को, अपने न्यूज़ पर टीवी पर एंकर को बोल रहे थे आप क्या समझते हो तालिबान को? बोले पूरी दुनिया ने उसको कहा औरतों के ऊपर इतना मत करो, तुम अत्याचार मत करो, पूरी दुनिया ने उससे कोई रिश्ता नहीं रखा, ना इकोनॉमिक ताल्लुकात ना डिप्लोमेटिक ताल्लुकात, उसको किसी की परवाह है? उसको फर्क पड़ता है किसी चीज से? तो हम चीज क्या है कि हम मानते हैं कि हम उसको सबक सिखा देंगे? सर विजय जी बिल्कुल ठीक बात है। नजम सेठी कभी कभी सही भी बोल देते हैं वो। हाँ, पुराने पत्रकार हैं वहाँ के, और ये बात सब लोग समझते हैं। वो तो जो शाख साहब भी तो यही बात समझा रहे हैं कि 4000 लोगों को मार दिया, तो ये मैं पूछ रहा हूँ क्या बहादुरी का काम हुआ है? पाकिस्तान की फौज को तो समझ में आ जाना चाहिए कि बिना जंग के 4000 फौज के सैनिकों को जो मार देगा अफगानिस्तान तालिबान, उससे आप कैसे भिड़ेंगे? तो अब इसको देखना है उनको कि कैसे है। वैसे हमारे मित्र ने अभी कहा कि हो सकता है इसमें से बहुत सारे लोग ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए, उन्होंने कहा इसी में डाल दो कम से कम नंबर को। ये सही कहा आपने। ये भी हो सकता है, लेकिन उनके पास कोई इलाज नहीं है। अब कतर एक बहाना है कि वो क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। वो वहाँ पर खैबर में रोक नहीं सकते हैं, बलूचिस्तान में वो रोक नहीं सकते हैं, कहीं पर उनका बस नहीं चल रहा है जिसको वो काम कर सकते हैं। अब मैं कह रहा हूँ अगला हफ्ता आप देखिए पाकिस्तान के लिए बहुत क्रूशियल है, अवाम की तरफ से भी और वो डूरन लाइन के उधर भी, दूसरे अफगानिस्तान की तरफ से भी, अफगानिस्तान की तरफ से भी। तो उसको कैसे निपटना चाहते हैं, कैसे निपटेंगे, ये बड़ा मुश्किल काम है उनके लिए। इसाक साहब तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हमेशा करते हैं, आपने देखा ही होगा उनको। जी बिल्कुल, आगे देखिए क्या होता है पाकिस्तान में। जी देखिए, दुनिया में जो अभी जंगें चल रही हैं वो तो खत्म हो नहीं रही और नई जंग दिखाई देने लगी है। क्या अमेरिका वेनेजुएला पर हमले की फाइनल तैयारी कर रहा है? आप कहेंगे वेनेजुएला कहाँ है, इतना छोटा देश भी नहीं है, अमेरिका के नीचे ये साउथ अमेरिका में। लेकिन क्या अब ट्रंप इतनी तैयारी करने के बाद, माहौल बनाने के बाद वेनेजुएला पर हमला करेंगे? ट्रंप ने पहले वेनेजुएला पर अटैक की धमकी दी थी, लेकिन अब उन्होंने एक नया दांव चला है। कल ट्रंप ने एक ट्वीट किया और साथ में वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो से फोन पर बात की। इनको आतंकवादी कहते हैं ट्रंप, और कहते हैं दुनिया के सबसे बड़े ड्रग कार्टेल के मुखिया हैं, फिर भी इनसे फोन पे बात की। और ट्रंप ने निकोलस मादुरो को राष्ट्रपति पद छोड़ देने की वार्निंग दी है। और ट्रंप दरअसल ये चाहते हैं कि निकोलस मादुरो खुद राष्ट्रपति का पद छोड़ दें और इनकी जगह अभी इस बार का जिनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला, मारिया कोरेना मचाडो, उनको वेनेजुएला का राष्ट्रपति वो बनाना चाहते हैं। ट्रंप ने वेनेजुएला और उसके आसपास के एयर स्पेस को बंद करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने हाल के दिनों में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर लगातार हमले बोले हैं और उन पर ड्रग तस्करी का आरोप लगाया है। और वहां से निकलने वाले, उसके आसपास गुजरने वाले बहुत से जहाज़ों पर उन्होंने बॉम्बिंग की है, जिसमें 80 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। उनका एक्सक्यूज़ ये है कि वेनेजुएला से मेरे देश के अंदर ड्रग तस्कर आते हैं और वो ड्रग्स हमारे देश को बर्बाद कर रही हैं। लेकिन दुनिया मान रही है कि ये केवल एक बहाना भर है। वो उस हिस्से में दरअसल एक्चुअली अपनी पसंद का नेता चाहते हैं। निकोलस मादुरो, ये बात सही है कि वो कोई डेमोक्रेट आदमी नहीं है, वो एक डिक्टेटर है और उनके खिलाफ एक लंबी लड़ाई मारिया मचाडो ने लड़ी है। इसलिए उनको इस बार का नोबेल शांति पुरस्कार, जो ट्रंप साहब की बड़ी हसरत थी, वो चाहते थे। उन्होंने कल भी एक इंटरव्यू में ये बोला कि ओबामा तो केवल जीत गया इसलिए उसको दे दिया था नोबेल का पुरस्कार, मैंने तो इतने काम किए तब भी मुझे नहीं मिला। लेकिन खैर कोई बात नहीं। अब वो चाहते हैं कि यहाँ वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन हो, लेकिन इसके लिए उन्होंने वहाँ अपने आसपास के मित्र देशों में फौजें तैनात कर रखी हैं। अपने सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड जो है वो वहाँ पर तैनात किया हुआ है। ये सब भूमिका थी। लेकिन कल जो उन्होंने ऐलान किया, कि उस ऐलान में उन्होंने ये लिखा है कि सारे देश, लैटिन अमेरिका कंट्रीज, सारे ड्रग डीलर, सारी एयरलाइंस, सारे पायलट कृपया ध्यान दें, वेनेजुएला का एयर स्पेस आज से बंद किया जाता है। ये ऐसा है कि कोई देश अपने बगल के देश के लिए अनाउंस कर रहा है कि इसका एयर स्पेस मैंने बंद कर दिया है। मतलब इसके एयर स्पेस के अगर ऊपर कोई जाएगा तो मैं उस पर हमला करने का राइट रखता हूं। तो ये ऐलान कर दिया है अब डोनाल्ड ट्रंप ने। और इससे पहले ये खबरें आ रही थी कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति वैसे तो बड़ा टफ पोजीशन ले रहे थे, लेकिन वो कोई जगह ढूंढ रहे हैं भागने की, और वो जगह टर्की भी हो सकती है, क्योंकि एर्दोगान दुनिया के हर ऐसे किसी आदमी से हाथ मिलाने के लिए तैयार है।
तो वो टर्की भाग सकते हैं, ये भी चर्चाएं हैं। एयर स्पेस अमेरिका कह रहा है मैंने वेनेजुएला का एयर स्पेस बंद कर दिया। अब एक बात मुझे बताइए कि आरोप क्या है? इलेक्शन में रिगिंग करके जो है वो राष्ट्रपति बने हैं। दूसरा ड्रग ट्रैफिकिंग का इल्ज़ाम है जी। और ह्यूमन राइट्स वायलेशन का इल्ज़ाम है। यदि इन तीन कसौटी को आप मान लें तो लैटिन अमेरिका के कितने कंट्री को अटैक करना चाहिए ट्रंप को? मुझे लगा आप कहेंगे ग्वाटेमाला फिर मुनीर को भी टर्की में होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। पनामा में तब नहीं करना चाहिए, ग्वाटेमाला में नहीं करना चाहिए, हर जगह करना चाहिए। मूल बात यह है कि वेनेजुएला की सरकार को बदल करके, जैसा आपने कहा, वो अपना एक पिट्ठू सरकार वहां पर स्थापित करना चाहते हैं। इनकी बात हो रही है, इन महिला बस, की नोबेल पुरस्कार विजेता बस इतनी ही सी बात है। और इसी को लेकर के जो चाहते हैं कि भाई ये जो है इनकी सरकार स्थापित हो जाए, और इसीलिए सारा धमकी ये कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में अब वेनेजुएला एक छोटा सा कंट्री है, उसकी आर्मी कितनी है, और उसके जो कैरेबियन सी है उसके नजदीक इन्होंने सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट एक बात आप भूल गए सर, सबसे बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, सबसे 303 मैं बता रहा हूँ, 303 अरब डॉलर का तेल उनके पास मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल वो पिट्ठू सरकार, अब उसका आगे क्या है, पिट्ठू सरकार क्यों वहां पर चाहते हैं, तो उसके पीछे तेल वाला दुनिया के सबसे बड़ा घोषित तेल रिजर्व, प्रूवन तेल रिजर्व 303 अरब बैरल के पास, 303 अरब बैरल है सर, 303 अरब बैरल है। सऊदी अरब से भी ज्यादा है, कनाडा से ज्यादा है, ईरान से ज्यादा है, अमेरिका से तो 5 गुना ज्यादा है जितना अमेरिका को है। तो अमेरिका का नजर ये है कि वहां पर एक अपनी सरकार बिठाई जाए, और ये जो और वेनेजुएला पैसा भी नहीं कमा पा रहा उसके माध्यम से, जितना बड़ा तेल है तमाम उसके सैंक्शन लगा रखा है, सैंक्शन लगा रखा है। तो अमेरिका की कोशिश है ट्रंप की कि भाई इस पे कब्जा किया जाए, अपनी सरकार बिठाई जाए, और वहां से तेल का दोहन करके डॉलर में पैसा कमाया जाए। मतलब अमेरिका भी पैसा कमाए, बहुत तेल अमेरिका पे भी है क्योंकि अमेरिका से लगा हुआ देश है, तो वो तेल का इस्तेमाल अमेरिका करे, तो अमेरिका के नजर वजह समझ में आ गई। लेकिन क्या इसके लिए अब निकोलस मादुरो नहीं अगर छोड़ते हैं, तो इन्होंने तो अभी आसपास मिसाइल भी तैनात कर दी थी ना ट्रंप ने। क्या ट्रंप हमला भी कर सकते हैं वेनेजुएला पे? हमला से ज्यादा वो कोशिश करेंगे कि वो भाग जाए, टर्की भाग जाए, या जो भी रास्ता निकालें। और आपको याद हो जिस दिन नोबेल पीस प्राइज अनाउंस हुआ था, हम लोग यहीं थे जब माचेडो को हुआ था। माचेडो ने सबसे पहला धन्यवाद ट्रंप का किया था, जबकि उस समय हो रहा था कि ट्रंप साहब नाराज होंगे, और वो उन्होंने कहा भी कि मेरी वजह से हुआ। माचेडो ने भी कहा कि ट्रंप साहब को मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उनकी वजह से हुआ है। तो वो चाहते हैं कि एक वहाँ पर ये सत्ता परिवर्तन हो जाए, वो राष्ट्रपति हो जाए और वो भाग जाए, बिना युद्ध के भी हो जाए। और असली वजह तो तेल है, तो बाकी सारी कहानियाँ तो आप जो रचना चाहें रच दीजिए, ड्रग्स कार्टेल को लेकर। वो तो इतनी मजेदार कहानी है। इन्होंने कहा ये दुनिया का सबसे पावरफुल ड्रग कार्टेल का मुखिया है, तो उसने जवाब क्या दिया इन्होंने, वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने? बोले अरे तुम कह रहे हो मेरे यहाँ से कोकेन जाती है, मेरे यहाँ तो कोकेन बनाने वाला पत्ता भी नहीं उगता मेरे देश के अंदर, और जो ड्रग मेन आती है वो चाइना से आती है। बिल्कुल उन्होंने सही कहा। कार्टेल का नाम तो बहाना है, वो तेल पर नजर है और वो तेल को चाहते हैं, इसीलिए वो सैंक्शंस भी वहां पर चल रही हैं। माचेडो आ जाएंगी तो फिर उनका रास्ता आसान हो जाएगा। और वैसे अच्छी बात है कि नोबेल पीस प्राइज चाहने वाला आदमी हर जगह युद्ध पर कहीं ना कहीं नजर रखे हुए कि कहाँ मैं करा दूं, कहाँ करा दूं, क्योंकि अफगानिस्तान के थ्रू, पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान पे करा दें, वेनेजुएला में करा दें, कहीं और ईरान में करा दें। फिर वो कह रहे हैं जेलेंस्की को भी मरने तो, जो तुम यदि नहीं कर रहे हो तो कहाँ पर ये पीस एक्सरसाइज हो रही है उनकी? ये सब करने के बावजूद ट्रंप की अपने देश में क्या पोजीशन है? अपने सेकेंड टर्म के सेकेंड ईयर में आ गई है और जनता का समर्थन लगातार खोते जा रहे हैं। और एक सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग बिल्कुल जबरदस्त तरीके से धड़ाम हो रही है। इनकी करंट अप्रूवल रेटिंग इस वक्त है 36%। 36%। अब फॉर कंपैरिजन, अभी लास्ट रिसर्च में मॉर्निंग कंसल्ट में नरेंद्र मोदी की रेटिंग थी 70%, 75% शायद, जो भी। तो ये अपने बेस को, जितनी की लोवेस्ट न्यूनतम अप्रूवल रेटिंग ट्रंप की रही है, उसको ये टच करने वाले हैं, जो 2020-21 के इनके पहले टर्म में 34% थी। तो 36% पे तो ये आ चुके हैं। 60% जनता कह रही है कि हम ट्रंप के काम से निराश हैं, और उन्होंने ट्रंप के अभी के दौर को खराब कैटेगरी में रेट किया। इट इज अ बैड फेज फॉर अमेरिका।
26% लोग ऐसे हैं सिर्फ जिन्होंने ट्रंप के काम को संतोषजनक बताया है। इस सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 18 से 29 साल के यूथ जनरेशन का भरोसा अब ट्रंप पर बिल्कुल नहीं है। ये अप्रूवल रेटिंग 31% है, मतलब यूथ में केवल 31% की अप्रूवल रेटिंग है उनकी, जो इशारा कर रही है कि युवा वोटर्स, स्टूडेंट्स ये ट्रंप से बिल्कुल नाखुश हैं। 30 से 49 साल की उम्र आयु के जो पब्लिक है उसमें इनकी रेटिंग थोड़ी सी बेहतर है, 35% के करीब है, मतलब यहां भी 65% ट्रंप के खिलाफ है। 50 प्लस कैटेगरी में 42% लोग ट्रंप को ठीक समझ रहे हैं, 58% वर्ग जो है ये भी ट्रंप के खिलाफ है। तो ये अचीवमेंट है ट्रंप की 1 साल के कार्यकाल की। ट्रंप की बहुत अच्छी रेटिंग होती तो न्यूयॉर्क का मेयर का चुनाव हारते ही है। तो जिस तरीके से, तो मैं तो भारत का उदाहरण दूंगा, जिस तरीके से 2004 से लेकर 2014 तक मनमोहन सिंह की सरकार रही और जिस तरीके से भारी गिरावट आई करप्शन इस मामले को लेकर, उसका खामियाजा कांग्रेस को अभी तक भुगतना पड़ रहा है। तो वैसे ही अगर जो ट्रंप शासन कर रहा है इसका खामियाजा रिपब्लिकन भुगतेंगे अगले चुनाव में। अब ट्रंप तो चुनाव लड़ नहीं पाएंगे क्योंकि उनका आखिरी टेन्योर है। सर ये भी बता दो, हमने एक दिन थोड़ी चर्चा की थी इस पे, अच्छा आपने करने वाला अमेंडमेंट, वो तो अमेंडमेंट पर चल ही रही है ना। ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट में के रास्ते खोज रहे हैं कि किसी कोई अमेरिकी राष्ट्रपति 2 से ज्यादा बार भी चुनाव लड़ सके। अभी नहीं लड़ सकते ये, लेकिन ये वो रास्ता खोज रहे हैं। नहीं तो इनके पास एक विकल्प है, ये उपराष्ट्रपति बन सकते हैं अगली बार, उस पर रोक नहीं है। उस पर रोक उपराष्ट्रपति तो ये रहे ही नहीं एक बार भी, दोनों बार सीधे राष्ट्रपति बने। तो ये और अप्रूवल रेटिंग है 35% 36% की इनकी। सर मैं तो पहले एक आपत्ति जता दूं कि आपने नरेंद्र मोदी और इनकी तुलना करके बहुत गलत किया सर। कहाँ नरेंद्र मोदी, कहाँ ट्रंप, कोई तुलना ही नहीं है। हालांकि ये भी नेशन फर्स्ट, वो भी अमेरिका मेक अमेरिका फर्स्ट करते हैं, लेकिन ट्रंप का ध्यान डोमेस्टिक मसलों पर है ही नहीं सर। आप वहाँ देखिए जो ये रेटिंग्स आ रही हैं या जो वहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही है, जिस प्रकार से उन्होंने टैरिफ वार किया है और टैरिफ के कारण जो सामान महंगे हुए हैं उसका असर किस पे पड़ा? पड़ा तो अमेरिका की जनता पे भी ना। जो एक्सपोर्टर थे उन्होंने बढ़ा दिए दाम, और ये असर जो पड़ा है ये छोटे छोटे चीजों पे पड़ा है। $4, $5, $6। ये लोग क्या हुआ, जो $6 का सामान था वो $7 का हो गया। तो एक्सपोर्टर को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और जो इंपोर्ट कर रहा है उसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वो $1 ट्रांसफर हो गया जनता के पास। तो ट्रंप और उनके प्रशासन को ये लग रहा है कि ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन जब छोटी छोटी चीजें ही मिलकर कोई बड़ी व्यवस्था को जन्म देती हैं, तो मुझे लग रहा है कि ट्रंप को जिस प्रकार से अमेरिका की जनता को समझना चाहिए, और जो सर्वे आप दिखा रहे हैं जिसमें इस प्रकार से जेन जी तो नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उसमें कुछ मिलेनियल और कुछ अल्फा भी होंगे, तो मुझे लगता है कि अगर युवाओं का विश्वास उन्होंने खो दिया है तो अगला टर्म तो बहुत मुश्किल है। और अमेंडमेंट करा भी अमेंडमेंट करा लेंगे, हालांकि बहुत मुश्किल है। अमेरिका वेनेजुएला नहीं है कि ट्रंप की बात मान लेगा। अमेरिका में ट्रंप को अमेरिका से ही जूझना पड़ेगा, और वहां की संसदीय परंपराएं या वहां की संवैधानिक व्यवस्था इतनी मजबूत है कि ट्रंप के कई ट्रंप खड़े हो जाएंगे तो उसको बदलने में बहुत मुश्किल। वही मैं कह रहा हूँ, फिर वो संशोधन कैसे कराएंगे? इसलिए क्योंकि उनको एक स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी सीनेट के अंदर और दोनों हाउस में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। तो ये उनके पास क्षमता नहीं है। इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं उसको कहा जाता है, अमेरिका के लिए कहा जाता है कि ये बहुत ही कठोर संविधान है, यानी कि उसमें संशोधन करना। हम लोग आज 134 के आसपास संशोधन हम कर चुके हैं, पता नहीं कितना है, लेकिन अमेरिका के अंदर संविधान संशोधन करना एक बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत ही मुश्किल काम है। तो इस आधार पर यह संभव नहीं दिखाई देता है। और कोई व्यक्ति यदि प्रेसिडेंट से वाइस प्रेसिडेंट की तरफ आए, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा भी कोई नजीर वहां है कि नहीं। ट्रंप ऐसा करेंगे नहीं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस नारे के साथ वो आकर के यहाँ पर रहते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो कहीं से होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब जो ये इन्होंने जो रूस यूक्रेन के साथ किया, उससे तो अमेरिका की अपने साथियों में जो बेइज्जती हुई है, बेइज्जती ट्रंप ने कराई है, उसका तो कोई सानी नहीं दिखाई देता किसी दुनिया में, किसी देश में। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच अब एक बहुत विस्फोटक खुलासा अमेरिका के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किया है। इन्होंने बहुत बड़ा दावा करते हुए वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि ट्रंप शांति के लिए रूस यूक्रेन जंग नहीं रोकना चाहते, बल्कि अपने प्रॉफिट के लिए रुकवाना चाहते हैं। इनके जो विशेष दूत और दोस्त हैं स्टीव विटकॉफ,
जिनको वहां भी भेजा हुआ है इन्होंने रशिया और यूक्रेन से बात करने के लिए, उनके हवाले से यह कहा गया, स्टीव विटकॉफ ने वॉल स्ट्रीट जर्नल से इंटरव्यू किया और उसमें उन्होंने बातें बताई। उन्होंने कहा कि रूस से अमेरिका बिजनेस के लिए नेगोशिएट कर रहा है, शांति के लिए नहीं, बिजनेस के लिए। पीस डील्स को लेकर यूक्रेन से लेकर यूरोप के देश अब इस पर सवाल उठा रहे हैं और कहा जा रहा है कि रूस की ज्यादातर बातें जो हैं, शर्तें, वो अमेरिका ने अपने इस शांति प्रस्ताव में रख ली। और वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है कि ऐसा सिर्फ बिजनेस के लिए किया गया। जंग का अपडेट यह है कि यूक्रेन ने ब्लैक सी में रूस के 2 ऑयल टैंकर्स को ड्रोन से निशाना बनाया है, जिसका अब पुतिन विध्वंसक जवाब दे सकते हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की का एक स्टेटमेंट है हमारे पास, शायद लेटेस्ट, वो मैं आपको दिखा दूं। Тривають роботи після нічного удару російських ракет і дронів. Масштабний був удар. Енергетика – основна ціль. Тут Росія не змінює свою тактику і досі намагається завдати Україні саме такого болю перед зимою. Важливо, що ми протидіємо. Важливо, що є збиття. 19 ракет вдалося збити. Серед них балістика. Подавлено також майже 560 безпілотників серед. अब आप इसमें शब्द पर गौर कीजिएगा, आप पढ़ रहे होंगे, हमने उसको आपके लिए ट्रांसलेट किया था। उन्होंने अमेरिका की भूमिका की तारीफ की और कहा कि इस जंग को सम्मानजनक नतीजे तक पहुंचाने के प्रयास हो रहे हैं। सम्मानजनक नतीजा यही बताता है कि इस वक्त कितने कमजोर हो चुके हैं ज़ेलेंस्की, या कमजोर कर दिया है उनको ट्रंप ने, कि उनका साथ पूरी तरह छोड़ने का ऐलान कर दिया है अगर ये सारी शर्तें नहीं मान लेते हैं। तो ये उन्होंने साफ साफ अपने बयान में बता दिया। अभी पुतिन ने कल बहुत सारी बातें कही थी वहां मीडिया में से बात करते हुए, उसका इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी ऑफ वॉर ने सर उससे कुछ निहितार्थ जो थे उसमें से निकले, वो लिखे हैं। इनका कहने का, उसमें कहा, इनका उन्होंने जो मतलब निकाला कि पुतिन के कहने का मतलब यह है कि रशिया कोई पीस ट्रीटी साइन नहीं करेगा मौजूदा यूक्रेनियन सरकार के साथ। और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि कि पुतिन जो हैं वो इस पीस प्लान को रिकॉग्नाइज नहीं करते, क्योंकि उन्होंने कहा था ये कोई मसौदा नहीं था, ये तो पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन थे। तो उन्होंने कहा वो इस पीस प्लान को रिकॉग्नाइज कर ही नहीं रहे हैं, वो जंग रोकने में इंटरेस्टेड नहीं हैं, क्योंकि पुतिन को ये मालूम है कि मैं इस वक्त बड़ी तेजी से उस लक्ष्य की तरफ पहुंच गया हूं जो मुझे 4 साल पहले चाहिए था। तो मुझे कोई जल्दी नहीं है जंग रोकने की, ये सब बातचीत होती, ये सब होता रहेगा। अब ये सवाल था आखिरी जो जहां से हमने शुरू किया कि ट्रंप पैसे के लिए सब करा रहे हैं। कितना पैसा? $2 ट्रिलियन। ट्रंप के अपने सारे दूत वहां जाकर रूस के लोगों से ये कह रहे हैं कि आपकी इकोनॉमी तो ठप पड़ी हुई है जंग की वजह से, आप जंग रोको और आपके साथ हम, जिसमें खुद ट्रंप के सहयोगी शामिल हैं, वो बिजनेस डील्स करेंगे, आपकी बड़ी बड़ी कंपनियों में पार्टनरशिप लेंगे। अमेरिका के बड़े बड़े अरबपतियों के नाम छपे हैं रिपोर्ट में कि वो आपकी इस ऑयल कंपनी में या उस मिनरल कंपनी में हम साझेदारी करेंगे, और ये पैसा जो है आप भी कमाइए, हम भी कमाएं, और इसमें यूक्रेन कहीं नहीं है इस बीच में। तो ये तो आप समझ रहे हैं, इतने दिन से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो वो जो टैरिफ का मसला हो, रूस से तेल नहीं खरीदने का जो दबाव है, अमेरिका खुद तो खरीद रहा है, यूरोप के जो लोग खरीद रहे हैं उनके साथ वो खरीद रहा है, वो सारा का सारा उनका फोकस ही बिजनेस को लेकर रहता है, पैसे को लेकर रहता है। वो हमेशा ये काम करते रहते हैं। चाइना के साथ भी वो मिल लेते हैं, रशिया के साथ भी वो मुलाकात करते हैं, और भारत के साथ भी वो सारा झगड़ा काई का है। तो भारत से उसके कोई बॉर्डर थोड़ी मिल रहे हैं अमेरिका से कि युद्ध में कोई कब्जा कर लेंगे या नहीं करेंगे। वो सारा झगड़ा तो बिजनेस का है। भाई भारत से किस बात का झगड़ा हो रहा है? पैसे का है। पैसे का झगड़ा है, तो वो पैसे के झगड़े के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और ये बात बहुत आसानी से समझी जा सकती है कि ट्रंप साहब की जितनी भी नीतियां बनी, अभी जो उससे पहले हमने अभी वेनेजुएला की बात की, तो वेनेजुएला में क्या बात थी? पैसा। तो वो भी पैसा का मसला था। तो ट्रंप साहब जब तक रहेंगे तब तक वो जानते कि पैसे के बिना कुछ नहीं है, सबसे बड़ा रुपया है उनके डॉलर जो है। ये देखिए स्टीव विटकॉफ ने जो इंटरव्यू दिया, सर कोट कर रहा हूं कुछ लाइनें, रशिया हैज सो मेनी वास्ट रिसोर्सेज, वास्ट एक्सपेंसेस ऑफ लैंड, इफ वी डू ऑल दैट एंड एवरीबॉडी इज प्रॉस्परिंग एंड दे आर ऑल पार्ट ऑफ इट, देन देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट। सब अगर पैसा बना रहे हैं तो लड़ाई क्यों होगी? ये उनका कहना है। और एक आपने तस्वीर देखी थी ना अभी, आपने याद दिलाया था मुझे, वो जहाज में एलन मस्क और ट्रंप एक साथ दिखाई दिए थे बड़े दिनों के बाद। आप देखिए वो दोनों लोग भी वापस साथ आ गए हैं। सर उसका जवाब आज मिल गया मुझे, वो भी इसी रिपोर्ट में है। किरिल दिमित्रीदेव ये हेड हैं रूस के सॉवरेन वेल्थ फंड के, वो सॉवरेन वेल्थ फंड है $300 मिलियन का।
जो सीज कर दिया 300 बिलियन डॉलर का, सॉरी 300 बिलियन डॉलर का। तो वो इन्होंने उस वेल्थ फंड के जो हेड हैं किरिल दिमित्री देव, ये कह रहे हैं कि ये पैसा मैं अमेरिकी कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर देने के लिए तैयार हूं, और उसमें एक कंपनी कौन सी है? स्पेसएक्स, एलन मस्क की कंपनी, जिसमें ये जॉइंट मिशन टू मार्स रशिया एक्सप्लोर करेगा। वो 300 बिलियन डॉलर वहां भी यूज होगा, इसीलिए एलन मस्क अचानक शायद वापस आ गए हैं उनको कि पैसे की बांट हो गई शुरू। तो ये खेल है। अब इसमें ज़ेलेंस्की का क्या विचारेगा? अभी उनका और भी दो बड़ा ये है, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप के रिकंस्ट्रक्शन प्लान चला था, मार्शल प्लान चला था, वैसे ही अभी गाजा में रिकंस्ट्रक्शन प्लान में और उसमें भी जो है वो ट्रंप के जो बिजनेस लोग हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनका बहुत बड़ा स्टेक है। यूक्रेन के अंदर जो है उसमें बड़ा, लेकिन सर अब इसमें एक एंगल रह गया है अभी, क्योंकि कहानी लगभग खुल गई। यूरोप क्या करेगा? बताया जा रहा है यूरोप इस सबसे बहुत नाराज है। पहले इस खुलासे से नाराज था कि तुमने रूस का लिखा हुआ समझौता हमको अपना बता के पेश किया, और अब इस खुलासे के बाद तो और ज्यादा यूरोप अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, और यूरोप एक टफ स्टैंड ले सकता है जिसमें वो अमेरिका से काफी हद तक एक एडवर्सेरियल रिश्ता उसका बन सकता है, ये भी कहा जा रहा है। देखिए यूरोप क्या करता है। दिल्ली की बड़ी खबर इस वक्त मैंने आपको बताई थी, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से इनके जुड़े होने की बात सामने आई थी। कुमार सोनू इस खबर पर और आपको डिटेल देंगे। जी सोनू बताएं। देखिए सौरभ, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 जो गैंगस्टर से टर्न हुए हैं आतंकियों में उनको पकड़ा है, और इन तीनों की गिरफ्तारी जो है वो उत्तर प्रदेश और पंजाब और मध्य प्रदेश से हुई है। बड़ी कामयाबी है दिल्ली पुलिस के हाथ। दरअसल इन तीनों के नेटवर्क जो हैं वो ISI से जुड़े हुए हैं थ्रू शहजाद भट्टी। शहजाद भट्टी जो है वो पाकिस्तान मूल का जाना माना गैंगस्टर है और ISI का एजेंट माना जाता है। ISI से उसके सीधे संपर्क हैं। आपको बता दें कि कुछ टाइम पहले जो है लॉरेंस बिश्नोई और शहजाद भट्टी का एक वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग भी जो है सामने आई थी, जिसमें वो आपस में बात कर रहे थे। फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इनसे लगातार पूछताछ कर रही है। 4 बजे आधिकारिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम खुलासे किए जाएंगे, इनके पास से क्या कुछ रिकवरी हुई है। ये अभी इस तमाम जानकारियों का आने का इंतजार है, लेकिन सीधा सीधा ISI के नेटवर्क से जुड़े हुए थे ये तीनों लोग, और तीनों को जो है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब से। जी कुमार सोनू, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये दिल्ली पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है।